हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं रिया चौहान, आपकी दोस्त और होस्ट फॉर सोशल साइंस। आज आपके लिए लेकर आई हूँ ऐसी चीज जिसको देख के मजा ही आ जाएगा। 10th क्लास का और 12th क्लास का, बाकी अभी तो 10th क्लास की बात कर लेते हैं। 10th क्लास का जो सैंपल पेपर है वो सभी सब्जेक्ट्स के रिलीज हो चुके हैं, यानी कि आपको एक पूरा का पूरा पेपर मिला है सीबीएसई की तरफ से, जो कि एक हिंट मानी जाती है कि जो फाइनल एग्जाम का पेपर बनेगा वो इसी तरीके से बनेगा। एक मैं आपको सबसे सिंपल सी चीज बताती हूँ। पिछले साल का जो सीबीएसई का सैंपल पेपर मैंने सॉल्व करवाया था, फिर फाइनल एग्जाम का जब वो पेपर आया और मैंने उसको भी एनालाइज करवाया, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस जो है वो सिमिलर थे। कुछ क्वेश्चन तो एज इट इज उठा के डाल रखे थे पेपर के अंदर, है ना। तो ये जो है ये खजाना है, अभी हम जो सॉल्व करने वाले हैं ये खजाना है, इसको बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। अभी आपकी एग्जाम भी हो, हाफ ईयरली एग्जाम भी हो, तो उसके अंदर जो है वो सारे चैप्टर्स आपके नहीं आ रहे होंगे। इसमें तो आपके पूरे सिलेबस के सारे चैप्टर्स के क्वेश्चन इसके अंदर मिक्स है। तो जो आपको क्या करना है ना, अभी मेरे साथ में कॉपी पेन लेके बैठना है और आंसर सॉल्व करते जाना है, क्योंकि सीबीएसई ने हर क्वेश्चन की मार्किंग स्कीम भी प्रोवाइड करी है कि इस क्वेश्चन का आंसर कुछ ऐसा होना चाहिए, इसके अराउंड अराउंड होना चाहिए। अगर बच्चे ने लिखा है तो उसको पूरे नंबर मिलेंगे, समझे कि नहीं। तो इसको मिस नहीं करना भैया। अगर पूरे के पूरे नंबर लेके आने हैं तो सीबीएसई का सैंपल पेपर तो बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। साथ में एक और बात का ध्यान रखना है कि जब आप फाइनल एग्जाम देने जाओगे, आज तो हम दोनों मिलके सॉल्व करेंगे ही करेंगे, लेकिन जब आप फाइनल एग्जाम देने जाओगे उसके एक दिन पहले भी आप आज मेरे को पक्का प्रॉमिस करो, कमेंट में लिख के जाओ। मैं याद भले आपको उस टाइम पे भी दिला दूंगी, लेकिन आपको उसके एक दिन पहले भी ये सैंपल पेपर सॉल्व करके जाना ही जाना है। पूरी तरीके से आप अपने आप को समय दोगे, जितना एग्जाम का टाइम होता है वैसे ही बैठोगे, कॉपी वगैरह सब लेके, पेन वगैरह लेके, और मन से एकदम पूरा का पूरा पेपर सॉल्व करोगे। अगर इसमें आपने अच्छे से सॉल्व कर लिया एग्जाम के एक दिन पहले, तो समझ लेना कि आपके मार्क्स जो है वो पक्के, कोई कहीं नहीं ले जाने वाला। 80 मार्क्स का अगर पेपर है तो 75 से ऊपर मार्क्स आपके कहीं भी नहीं गए। मैं तो कहती हूँ फुल भी अगर आ जाते, सोशल साइंस तो बहुत ईजी सब्जेक्ट है, फुल मार्क्स अधिकतर आते हैं, मेरे को फुल मार्क्स आते हैं। तो फुल मार्क्स आते हैं, ये सबसे ज्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट है। मैथ्स में आपको प्रॉब्लम हो सकती है कैलकुलेशन की, साइंस में न्यूमेरिकल्स में जाके गड़बड़ हो सकती है आपकी, इंग्लिश में लैंग्वेज को लेकर, ग्रामर को लेकर कई मार्क्स काट लेते हैं, हिंदी में मात्रा को लेकर मार्क्स काट लेते हैं। सोशल साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है जहां पे अगर आपने थोड़ी सी मेहनत अच्छे से कर ली तो यहाँ ये जो है आपका परसेंटेज, ये वाला सब्जेक्ट एकदम ऊपर उठा देता है। ठीक है, अब सीबीएसई ने जो सैंपल पेपर प्रोवाइड करा है उसका थोड़ा सा तरीका देख लेते हैं कि किस तरीके से आपका पेपर आने वाला है। आपके पेपर में सेक्शन रहेंगे ABCDEF। कितने सेक्शन रहेंगे, बिल्कुल ध्यान से सुनना, सारी चीजें अभी एकदम दिमाग से हटा दो, जो मैं कह रही हूँ वो अच्छे से सुनना। ठीक है, आपका जो पेपर आ रहा है साथ ही में आपके जो वो रहेंगे, क्या बोलते हैं अपना सेक्शन जो है वो रहेंगे आपका ABCDEF। ठीक है, ABCDEF आपके सेक्शन होने वाले हैं। ये जो सेक्शंस हैं सारे के सारे, ये सभी आपको अटेम्प्ट करना है, ऐसा नहीं कहीं में किसी में भी ऑप्शन वगैरह वाला काम नहीं रहेगा। प्लस पहला वाला जो सेक्शन है इसमें आपको आने वाले हैं 20 MCQ, तो 20 मार्क्स तो अपने बन जाएंगे। ठीक है, तो 20 MCQ आने। अब इस 20 MCQ के अंदर उन्होंने क्या तिकड़म भिड़ाई है कि भैया सब तरीके के क्वेश्चन डाल दिए हैं। पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन उन्होंने डाल दिए हैं, थोड़े से सॉल्व करने वाले क्वेश्चन उन्होंने डाल दिए हैं, कुछ वो जो अपने टेबल दे देते हैं और उसके अंदर डेटा दे देते हैं, फिर वो पूछने वाले क्वेश्चंस होते हैं, वैसे क्वेश्चंस भी इन्होंने यहाँ पे डाल दिए हैं। तो क्वेश्चंस जो हैं वो कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलेंगे कि भैया दिख रहे हैं, है ना, मतलब आप कर सकते हो वो वाले क्वेश्चन सॉल्व, मतलब आपके 20 नंबर के अराउंड अराउंड क्वेश्चन जो है इसके अंदर आ जाएंगे। तो आपको थोड़ा सा इसको ध्यान में रखते हुए चलना है। फिर उसके बाद बी सेक्शन अगर हम देखें, बी सेक्शन, ए सेक्शन बहुत इजी आया है, मैं आपको पूरा सॉल्व कराऊंगी। बी सेक्शन की अगर हम बात करें तो बी सेक्शन में हमको देखने को मिलेंगे 21 से 24 तक वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। कौन से क्वेश्चन, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। ये जो है वो एकदम जो आपके एक एक दो दो लाइन के जो क्वेश्चन होते हैं, जिसमें आपको इन डिटेल नहीं बताना, आपको मेंशन करने को बोला है तो आप सिर्फ फैक्टर्स लिख दो, ऐसा जो छोटे छोटे से आंसर होते हैं वो क्वेश्चन आपको इसमें देखने को मिलेंगे, जो कि 2 नंबर के होंगे। ठीक है, 40 वर्ड से ज्यादा एक्सीड नहीं करना चाहिए, मतलब 2-3 आपने पॉइंट लिख दिए अगर पॉइंट में लिखना चाह रहे हो, और अगर लाइन में लिखना चाह रहे हो तो 1-2 लाइन आपने लिख दी तो सफिशिएंट है। ठीक है,
अगला जो सेक्शन है सी वाला सेक्शन, इसमें आपको देखने को मिलेंगे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन 25 से 29 के बीच में, ठीक है। अब ये वाले जो क्वेश्चन है ये 3 मार्क्स के होंगे, तो 3 मार्क का क्वेश्चन है, पॉइंट में लिख रहे हो तो 6 पॉइंट के अराउंड अराउंड करीब आपका आना चाहिए, है ना। अगर आप पैराग्राफ में लिख रहे हो तो करीब आधे आधे से ऊपर जो है वो पेज आपका थोड़ा भरा हुआ होना चाहिए, अगर प्रॉपर आप आंसर लिख रहे हो तो, क्योंकि ऐसे ही करके जो है वो थोड़ी सी चेकिंग की जाती है ना दिमाग में कि हाँ कितना बड़ा आंसर लिखा है या कितनी डिटेल में आपने आंसर लिखा है, ठीक है। छोटे पॉइंट अगर लिख रहे हो तो 6 पॉइंट लिखो, पॉइंट्स अगर बड़े ही हैं, है ना, जैसे पॉइंट्स थोड़े से बड़े जा रहे हैं, अगर सिंगल सिंगल पॉइंट्स में आपने सब हेडिंग डाल के उसको एक्सप्लेन कर दिया है तो फिर वो 3 पॉइंट भी आपके कंसिडर कर लेंगे, लेकिन थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा लिखना पड़ेगा एज कम्पेयर टू 2 मार्क के क्वेश्चन, है ना। अपने को लिखना कितना है ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रख के चलना होगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं डी सेक्शन। डी सेक्शन जो हमारा है उसमें हमको दिख रहे हैं लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। इसमें अच्छी बात ये है कि आपको ऑप्शंस दिए हैं, है ना, मतलब अगर आपके 30, 31, 32 और 33 यानी कि 4 अगर लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है तो हर क्वेश्चन के अंदर आपको ऑप्शन मिला है कि या तो इसमें से ये सॉल्व कर लो या ये कर लो, ये कर लो या ये कर लो, तो हर क्वेश्चन में आपको चॉइस दी हुई है, ठीक है। तो आपकी जो इच्छा है वो आप सॉल्व कर लेना। क्लियर। फिर उसके बाद ई, अगर हम सेक्शन की बात करें, अच्छा सेंटेंस की बात करें तो 5 मार्क का क्वेश्चन आएगा लॉन्ग आंसर। इसमें आप जो है वो कोशिश ये करो कि अगर छोटे पॉइंट्स है तो 8 पॉइंट लिख दो, है ना, छोटे पॉइंट्स अगर हैं तो, बड़े पॉइंट्स अगर हैं तो 5 पॉइंट आपके चल जाएंगे, ठीक है। जैसे सब हेडिंग है फिर उसको एक्सप्लेन कर दिया आपने, ऐसा, है ना। और अराउंड अराउंड जो है वो पेज की साइज के हिसाब से हम बात करें तो थोड़ा सा दिखना चाहिए कि हाँ आपने थोड़ा बड़ा आंसर लिखा है, थोड़ा एक्सप्लेन किया है, इन डिटेल बताया है, ठीक है। मतलब जो भी कहानी फिर आपको उसके रिगार्डिंग आ रही है वो आप कोशिश करना कि लिख के आओ उसके अंदर। अगले में हम आए तो यहाँ पे आपको दिखेंगे 34 से 36 में केस बेस्ड क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आपको पिछले बार भी पेपर में पूछे गए थे। तो केस बेस्ड क्वेश्चन में कुछ नहीं होता, वो आपके इंग्लिश के पैराग्राफ्स होते हैं ना, अनसीन पैसेजेस, तो वैसे ये पैसेजेस होते हैं और उनके पैसेज के रिगार्डिंग ही क्वेश्चन रहते हैं, हमको उन पैसेज में से ही आंसर ढूंढना होता है और लिखना होता है। तो बहुत ईजी है, यहाँ पे तो आपके नंबर कटने ही नहीं कटने चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से तो मिल ही जाएंगे। मैप बेस्ड क्वेश्चन हिस्ट्री और ज्योग्राफी में से आएगा भैया, ठीक है। हिस्ट्री और ज्योग्राफी में से हमेशा आता है। मैप के वीडियोस अब आपको इसके बाद कंटिन्यू आने लग जाएंगे, तो मैं मैप आपका पूरा कंप्लीट करवा दूंगी, तो आप मैप बिल्कुल भी मिस मत करना, है ना। हिस्ट्री और ज्योग्राफी में से मैप वर्क आएगा। ऐसा नहीं कि जितने भी मैप है सारे पढ़ने बैठ गए, नहीं। सीबीएसई ने जो सिलेबस दिया था, प्रोवाइड करवाया था, उसमें लास्ट में उन्होंने ये भी बताया था कि मैप में से वो क्या क्या पूछने वाले हैं, तो उतना ही हमको करना है, ठीक है। तो वो मैं आपको करा दूंगी। तो ये वाले नंबर तो हमारे पक्के, पिछले बार के बच्चे मैप तो इतने अच्छे से करके आए थे। हम लोगों ने एग्जाम के मॉर्निंग में जो है वो मैप डिस्कस किया था, एग्जाम के मॉर्निंग में पूरा, मतलब मैंने पहले भी करा दिया था लेकिन वापस एग्जाम वाले दिन सुबह उठा के सबको मॉर्निंग में हमने मैप पूरा डिस्कस किया था। तो मोस्टली बच्चे जब शाम को पेपर दे के आए, फिर हमने पेपर एनालाइज किया तो सब बोले मैडम बहुत अच्छा पेपर गया, जो पढ़ाया था वो सारा कुछ आया है, और क्वेश्चंस भी हमने हर चैप्टर में से इतने सिलेक्टेड क्वेश्चंस किए थे। कुछ लोगों का ऐसा कहना था बकायदा कि है सीबीएसई का जो है उसी में से पढ़ाया, उसी में से तो आया, लेकिन हमने जो क्वेश्चन वाकई में मिलके किए थे वो ऐसा नहीं कि सब क्वेश्चन लगा लिए तो आ गए उसके अंदर से, नहीं। हमने हर चैप्टर में से 10-10 क्वेश्चन ही सॉल्व किए थे जो कि मोस्ट प्रिडिक्टेबल थे कि ये आएंगे, और उसी में से क्वेश्चन आए थे। तो आप जो है वो अपने को, जो एग्जाम टाइम वाला पीरियड होता है ना, उसमें तो एकदम बने रहना, एकदम डट के। मैं क्वेश्चन आपको कराऊंगी तो वो बिल्कुल मिस मत करना। सैम्पल पेपर तो अच्छे से कर ही लो, ठीक है। चलो आगे बढ़ जाएं। टाइम अलाउड जो है वो 3 घंटे का आपका टाइम रहेगा, है ना। साथ ही में कोई ओवरऑल चॉइस आपको क्वेश्चन पेपर में देखने को नहीं मिलेगी, इंटरनल चॉइस आपको दी हुई है, स्पेशल इंस्ट्रक्शन भी आपको हर क्वेश्चन के साथ में दिया हुआ है। चलो आगे देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। कह रहा है अब बिल्कुल दिमाग थमा के बैठ जाओ, बिल्कुल बाकी सारी चीजें दिमाग से निकाल दो, इसको सॉल्व करना है अपने को भी, है ना। What helped in the colonization of Asian and African countries? Identify correct statement from the following option. ये आपको ऑप्शन दिए हुए हैं, इसमें आपको बोला गया है कि क्या ऐसी मदद मिली या किस कारण से एशियन और अफ्रीकन कंट्रीज को कॉलोनाइज बना दिया गया था। मतलब ऐसे कौन से फैक्टर्स है जिसके कारण से एशियन और अफ्रीकन कंट्रीज
के ऊपर कॉलोनाइजेशन करना आसान हो गया, समझ रहे हो। तो हमने जो है वो चैप्टर में पढ़ा कि यार हुआ यूं कि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आने लगी, है ना, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आने लगी, ट्रांसपोर्टेशन सारी चीजें बढ़ने लगी, तो यूरोपियंस जो है वो कहीं ना कहीं अलग अलग जगह पर जा रहे थे, चीजों को एक्सप्लोर कर रहे थे, अलग अलग चीजें उनको मिल रही थी। तो जैसे जैसे टेक्नोलॉजी भी बढ़ती गई, ट्रांसपोर्टेशन भी और अच्छा बढ़ते गया, तो आना जाना जो है वो काफी ज्यादा आसान हो गया। आना जाना काफी ज्यादा आसान हो गया तो चीजों के ऊपर कंट्रोल करना भी काफी ज्यादा आसान हो गया। ठीक है, समझ रहे हो कि नहीं। तो यहाँ पे हम ऑप्शन में देख लेते हैं, अगर इससे रिलेटेड हमको कोई ऑप्शन दिखेगा तो हम उसको टिक करेंगे, पढ़ेंगे सारे ऑप्शन। ठीक, इंटर गवर्नमेंटल पॉलिसीज फॉर एक्सपांशन ऑफ ट्रेड के कारण हुआ क्या, क्या गवर्नमेंट ने ऐसी पॉलिसीज लाई थी जिसके कारण से जो है वो ट्रेड आसान हो गया और उसके कारण से एशियन कंट्रीज के ऊपर कब्जा करना आसान हो गया था। नहीं, यहाँ पे गवर्नमेंट की पॉलिसीज की तो अभी तक कोई बात ही नहीं हुई थी, है ना, मतलब ऐसी एज सच गवर्नमेंट ऐसे प्रॉपर जो है वो कहीं पे ऐसी बनी हुई हमको दिखी नहीं थी। ठीक है, अगली बात करें तो गवर्नमेंटल इनवाइट टू मदर कंट्रीज फॉर एक्सपेंशन, क्या गवर्नमेंट्स ने ऐसे इन्विटेशन दिया था या अपने आप खींचा था कि जो मदर कंट्रीज है वो आए और क्या करे, हमारे यहाँ पर ट्रेड करे और हमारे यहाँ ये चीजें करे, नहीं, ऐसा भी कुछ नहीं हुआ। ठीक है, टेक्नोलॉजी इन्वेस्टमेंट और इंप्रूवमेंट इन ट्रांसपोर्ट, बिल्कुल सही बात, यही एक मुद्दा है, यही एक मेन कारण है जिसके कारण से अफ्रीकन और एशियन कंट्री के ऊपर कंट्रोल करना आसान हुआ। बाकी और देख लेते हैं, कैपिटलिस्ट ऑफ दीज रीजन्स वांटेड ट्रेड विद कॉलोनियल पावर्स, क्या ऐसा था कि जो इन एशियन और अफ्रीकन कंट्रीज में रहने वाले जो कैपिटलिस्ट थे, जिन लोगों के पास में पैसा था, वो चाहते थे ट्रेड करना उनके साथ में और इसीलिए जो है उन्होंने यहाँ पे आके कब्जा किया, ऐसा भी हमने कुछ नहीं पढ़ा। ठीक है, हमने जो है वो मोस्ट रिलेवेंट आंसर हमको ये लग रहा है और हम इसको क्या कर रहे हैं, टिक। चलो आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन जो है वो क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूज़पेपर वाज स्टार्टेड बाय बाल गंगाधर तिलक, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा कौन सा न्यूज़पेपर स्टार्ट हुआ था, तो केसरी, केसरी, ये तो हम केसरी और बाल गंगाधर तिलक का तो नाम ही जुड़ चुका है एकदम, बाल गंगाधर तिलक न्यूज़पेपर केसरी, मुंह से ही निकल जाता है, बस सीधे ही बाल गंगाधर तिलक की बात होती है और केसरी निकल जाता है। ठीक है, तो ये उस समय पे उन्होंने निकाला था फॉर वेरियस पर्पसेस, लोगों से जुड़ने के लिए, अपने थॉट्स बताने के लिए, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा लोगों को कलेक्ट करने के लिए केसरी न्यूज़पेपर जो है वो बनाया गया था, जिसके बारे में हम बुक में और चैप्टर में पढ़ चुके हैं। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन के ऊपर आ जाते हैं। लुक एट द पिक्चर गिवन बिलो, आइडेंटिफाई द नेम ऑफ पेंटर ऑफ दिस पेंटिंग फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शन। ठीक है, ये वाला पिक्चर हमको देखना है और इनमें जो है वो किसकी पेंटिंग है ये हमको बताना है। तो प्रिंट कल्चर वाला चैप्टर है, उसमें आपको फिगर नंबर 17 दिया हुआ है, आप ढूंढ लेना एनसीईआरटी में जाके, फिगर नंबर 17 दिया है, वहां पे आपको बोला गया है, वहां पे आपको बताया गया है कि राजा रवि वर्मा की एक पेंटिंग है जिसमें वो बता रहे हैं कि वो जो राजा है, वो राजा रवि वर्मा नहीं, एक जो राजा है वो मंडलसा प्रिंसेस को बचाते हैं। ठीक है, तो उसका उन्होंने उल्लेख किया हुआ है इस पेंटिंग के थ्रू और इस पेंटिंग के थ्रू ये बताया गया है। ठीक है, तो वो फिगर नंबर 17 देख लेना, राजा रवि वर्मा की पेंटिंग है। राजा रवि वर्मा ने माइथोलॉजिकल स्टोरीज बहुत सारी उसके ऊपर पेंटिंग जो है वो बना रखी थी। ठीक है, तो ऐसे भी आप याद रख सकते हो, है ना, कि राजा दिख रहा है, रानी दिख रही है, ऐसा कुछ माइथोलॉजिकल सा है। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन दिख रहा है, हाँ बिल्कुल दिख रहा है, राजा रवि वर्मा, है ना, तो आंसर जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, राजा रवि वर्मा। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं, अरेंज द फॉलोइंग इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, इनको हमको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करना है। ठीक है, तो प्रिंट कल्चर क्रिएटेड द कंडीशन फॉर फ्रेंच रिवॉल्यूशन, सबसे पहला, मतलब हमको ये इवेंट्स जो हैं वो लाइन से बताना है कि पहले क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ। ठीक है, प्रिंट कल्चर क्रिएटेड द कंडीशन फॉर द फ्रेंच रिवॉल्यूशन, अच्छा ये कहीं ना कहीं आप इससे समझ सकते हो कि कौन से चैप्टर से पूछा गया है ये वाला सवाल, ये सवाल अपना चैप्टर नंबर 5 से है ना, प्रिंट कल्चर वाले चैप्टर से। ठीक है, तो प्रिंट कल्चर ने कंडीशन रखी थी फ्रेंच रिवॉल्यूशन की। फिर बोला गया है मार्टिन लूथर की राइटिंग जो है बिगनिंग ऑफ प्रोटेस्टेंट फॉर्मेशन, मतलब प्रोटेस्टेंट फॉर्मेशन हुआ था उसके पहले मार्टिन लूथर की राइटिंग्स आई थी। मोनाक्यू री इंटरप्रेटेड द मैसेज ऑफ बाइबल, मोनाक्यू ने री इंटरप्रेट किया था बाइबल में जो मैसेज लिखा है वो। और फिर लास्ट में लिखा है जॉन गुटेनबर्ग इन्वेंटेड प्रिंटिंग प्रेस, है ना, जॉन गुटेनबर्ग ने प्रिंटिंग प्रेस को इन्वेंट किया। तो देखो मेरी बात समझो, सिंपल सी बात है, हम ऐसे ऐसी चीजों में आप ऑप्शन को क्या करा करो, एलिमिनेट किया करो। ठीक है, यहाँ पे अगर हम देखें कि प्रिंट कल्चर की बात हो रही है तो सबसे पहले ये जो सब कुछ होगा कि प्रिंट कल्चर में ये डाला, राइटिंग लिखी, मैसेज इंटरप्रेट किया, ये सब हुआ किसके बाद होगा, प्रिंटिंग प्रेस आने के बाद ही हुआ होगा।
पहली चीज। तो पहला ऑप्शन जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, प्रिंटिंग प्रेस तो हमारा सबसे पहले आ ही जाएगा। अब हमको दो ऑप्शन दिख रहे हैं, एक तो ये और एक ये, ठीक है। तो इसमें अगर हम देखें फोर्थ ऑप्शन में, अब अगला जो है वो ऑप्शन हम एलिमिनेट कर पाएंगे अगर हम पता लगा लें कि थर्ड वाली चीज पहले हुई या सेकंड वाली चीज पहले हुई। तो थर्ड हम देख लेते हैं, मैनेक्यू रीइंटरप्रेटेड द मैसेज ऑफ बाइबल, और सेकंड हम देख लेते हैं, मार्टिन लूथर राइटिंग लेड टू बिगिनिंग ऑफ प्रोटेस्टेंट फॉर्मेशन। प्रोटेस्टेंट फॉर्मेशन जब किया गया था, जब प्रोटेस्टेंट लोग जो है वो कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट में प्रोटेस्टेंट लोग जो है वो इकट्ठे हुए थे, उसके पहले मार्टिन लूथर ने राइटिंग लिखी थी, और उसके बाद में जो है वो मोनाकियों ने बाइबल का रीइंटरप्रिटेशन किया था। ये हम चैप्टर में पढ़ के आए हैं, है ना। तो बस यहाँ से हम निकाल लेते, तो आंसर डी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, आइडेंटिफाई द क्रॉप विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। इस इंफॉर्मेशन से हमको क्रॉप आइडेंटिफाई करनी है कि ये कौन सी क्रॉप है ना। तो कौन से चैप्टर से आ गया हमारा, एग्रीकल्चर वाला चैप्टर। अब एग्रीकल्चर वाले चैप्टर की अगर हम बात करें तो इसमें बोला गया है कि ये ऐसी क्रॉप है जो दोनों खाना, फूड और फॉडर की तरह यूज की जाती है। ये लाइन इन्होंने लिख दी, सब ऑप्शन में से हट जाता है, क्योंकि पूरे चैप्टर में फूड और फॉडर की तरह, मतलब चारा और खाने की तरह एक ही क्रॉप का उल्लेख किया गया है, जो कि है मेज, भुट्टा। ठीक है, वो मेज वाला जो पैराग्राफ पे आप जाते हो वहीं पे आपको बताया जाता है, इट इज अ क्रॉप दैट इज यूज्ड बोथ एज फूड एंड फॉडर। तो यहाँ से ही सारे ऑप्शंस खत्म हो जाते हैं। अगर मेज हमको यहाँ पे ऑप्शन में दिख रहा है, जो कि दिख रहा है बी में, बाकी और हम देख लेते हैं एक बारी। खरीफ क्रॉप है तो बिल्कुल खरीफ क्रॉप है मेज, ठीक है। अपने कौन से सीजन में, समर सीजन वाली में ग्रो होती है, ठीक है, जिसमें टेम्परेचर इतना इतना चाहिए होता है, ओल्ड एल्यूवियल सॉइल पे बनती है, बिल्कुल सही बात है। मॉडर्न इनपुट्स चाहिए होते हैं प्रोडक्शन इंक्रीज करने के लिए, बिल्कुल सही बात है। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, मेज। ठीक है, चलो अगले पे आ जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्रिप्शन ऑफ फॉरेस्ट इज नॉट करेक्ट। इनमें से कौन सा फॉरेस्ट का डिस्क्रिप्शन जो है वो करेक्ट नहीं है, सही नहीं है। तो रिजर्व फॉरेस्ट जो कि है रिजर्वेशन करता है मोर देन हाफ ऑफ द फॉरेस्ट, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है। प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट 1/3 फॉरेस्ट जो, अरे नहीं ये ऐसा है, रिजर्व फॉरेस्ट जो है, रिजर्व फॉरेस्ट मेरे को प्रिजर्व वाला दिखा है ना, तो रिजर्व फॉरेस्ट जो है ये बिल्कुल सही बात है, हाफ ऑफ द फॉरेस्ट प्रिजर्व है। मैंने आपको ये चैप्टर कराया है फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज, आप इसका वन शॉट रिविजन जरूर से देखना। अगर आपको ये रिजर्व, रिजर्व, अनक्लास, परमानेंट फॉरेस्ट में कोई कंफ्यूजन है तो मैंने ना पूरा का पूरा एक टेबल के फॉर्मेट में बता दिया है, एक टेबल में बता दिया है, तो उसमें आपको इसको लर्न करना, दिमाग में रखना बहुत आसान हो जाएगा कि कहाँ पे है, कितने हिस्से में है, कौन इनको संभालता है। ये पूरा एक टेबल बना दिया इसकी, तो उसका स्क्रीनशॉट ले लेना और उसमें से समझ लेना। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि रिजर्व फॉरेस्ट जो है वो मोर देन हाफ ऑफ द फॉरेस्ट में है। प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट बिल्कुल 1/3 ऑफ द फॉरेस्ट प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट है। अनक्लास फॉरेस्ट जो है, हाँ वो गवर्नमेंट और प्राइवेट इंडिविजुअल्स के अंदर आते हैं, क्योंकि ये ऐसे फॉरेस्ट है जो कि वाइल्ड है ना, जिसको क्लासिफाई नहीं किया गया है। परमानेंट फॉरेस्ट जो है वो रिजर्व्ड और अनक्लास नहीं, रिजर्व्ड और अनक्लास नहीं, रिजर्व्ड और प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट जो है वो परमानेंट फॉरेस्ट कहलाते हैं, है ना। ये रिजर्व्ड और प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट परमानेंट फॉरेस्ट क्यों कहलाते हैं, क्योंकि रिजर्व्ड को भी रिजर्व कर दिया है और प्रोटेक्टेड को भी प्रोटेक्ट कर दिया है। यहाँ पे कभी भी घर बनेंगे ही नहीं, ये हमेशा फॉरेस्ट ही रहेंगे, मतलब क्या, परमानेंट फॉरेस्ट ही रहेंगे, है ना। अनक्लास्ड फॉरेस्ट तो परमानेंट नहीं हो सकते ना, क्योंकि ये जगह हमने क्लासिफाई नहीं की है, जो बीच बीच में से शहर के बीच में आने वाली जो जगह है ना, जिसमें रैंडम घासें उग जाती है, रैंडम पेड़े उग जाते हैं, तो उसको नहीं काउंट किया है ना, इसलिए वो परमानेंट हो ही नहीं सकते वहां पे। तो आप कभी भी कुछ भी काट के उसको कॉलोनी बना सकते हो, ठीक है। तो ये वाला ऑप्शन जो है वो राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलो अगले पे आ जाते हैं। अगला ऑप्शन कह रहा है मैच द फॉलोइंग, मैच करना है हमको रिन्यूएबल रिसोर्सेज, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। बिल्कुल सही बात है, फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ जो है वो रिन्यूएबल रिसोर्सेज है। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज ओशनिक, नहीं देखो ए तो 1 से जुड़ जाएगा, तो ए 1 से जुड़ने वाला एक तो ये ऑप्शन दिख रहा है, एक ये ऑप्शन दिख रहा है, ठीक है, बाकी ये दो तो हट ही जाते हैं फिर यहाँ से। फिर दूसरा हमको दिख रहा है क्या, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। तो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज क्या होते हैं, ऐसे रिसोर्सेज जो कि खत्म हो गए तो फिर खत्म ही हो गए, वो उनको बनने में फिर सालों लग जाएंगे, ठीक है। तो वो कौन से होंगे, मिनरल्स और फॉसिल फ्यूल्स होंगे, है ना। मिनरल्स और फॉसिल फ्यूल्स अगर खत्म हो गए तो फिर बनने में उनको क्या लग जाएंगे, सालों लग जाएंगे, ठीक है। तो मिनरल्स और फॉसिल फ्यूल्स ये हो जाएंगे, तो ये क्या हो जाएंगे, नॉन रिन्यूएबल। तो ए का 1 और बी का 4, ए का 1 और बी का 4 यहाँ भी दिख रहा है, यहाँ भी दिख रहा है। आगे बढ़ते हैं, सी देखते हैं नेशनल रिसोर्सेस। तो नेशनल रिसोर्सेस क्या होते हैं, जो किसी कंट्री के अपने रिसोर्स होते हैं, है ना, जिसके ऊपर कंट्री का हक होता है।
तो ओशनिक होंगे या रोड कैनाल रेलवे, जाहिर सी बात है रोड कैनाल रेलवे जो होती है वो अपनी अपनी कंट्री की होती है और उसके ऊपर कंट्री का हक होता है। ओशनिक रिसोर्सेस तो वो नॉटिकल माइल्स के आगे का अपना नहीं, वो इंटरनेशनल रिसोर्स हो जाते हैं, ठीक है। तो ए का 1, बी का 4, सी का 3, डी का 2, ए का 1, बी का 4, सी का 3, डी का 2, है ना। यहाँ पे गड़बड़ इन्होंने आखिरी वाले में कर दी, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, ए। चलो भाई आगे बढ़ जाते हैं। वेरी गुड पेपर, वेरी गुड पेपर। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग पावर शेयरिंग अरेंजमेंट इन बेल्जियम एंड आइडेंटिफाई इनकरेक्ट। इनकरेक्ट वाला आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। हम क्या करते हैं, जब भी इनकरेक्ट वाला क्वेश्चन आता है तो हम देखते हैं कि यार करेक्ट करेक्ट करके हमको जो सही दिखता है वो करेक्ट कर जाते हैं, और अधिकतर वो सही जो है वो शुरुआत के 1-2 ऑप्शन में दिख जाता है, तो हम फट से टिक कर देते हैं। इसलिए हमेशा ध्यान रखना है ऑप्शन जब भी पढ़े, जब चारों ऑप्शन पढ़े। जब आप चारों ऑप्शन पढ़ोगे तो आपको लगेगा कि 3 सही दिख रहे हैं, 1 गलत दिख रहा है, 3 सही में मैं कैसे 1 सही टिक करूं। फिर आप क्वेश्चन फिर से पढ़ोगे तो आपको दिखेगा अच्छा गलत वाला टिक करना है, ये रहा गलत, गलत गलत टिक कर दोगे, ठीक है। समझ आया ऐसा। इक्वल नंबर ऑफ, अच्छा तो डच के जो भी अरेंजमेंट से पावर शेयरिंग अरेंजमेंट्स उसके बारे में हमको यहाँ पे बताना है। तो इक्वल नंबर ऑफ मेंबर दिए थे डच और फ्रेंच कम्युनिटी के सेंट्रल गवर्नमेंट में। हाँ बिल्कुल, सेंट्रल गवर्नमेंट में डच को भी बराबर हिस्सा था, फ्रेंच को भी बराबर हिस्सा था। ब्रुसेल्स में सेपरेट गवर्नमेंट बनाई थी टू रिप्रेजेंट द कम्युनिटीज, बिल्कुल सही बात है। स्टेट गवर्नमेंट जो है वो सब ऑर्डिनेट कर दी गई थी सेंट्रल गवर्नमेंट के, नो। स्टेट गवर्नमेंट को सेपरेट बनाया था, सेंट्रल को सेपरेट बनाया था। सेंट्रल स्टेट को कुछ नहीं कर सकती थी, अलग थी। तो इनकरेक्ट तो ये लग रहा है, बाकी आखिरी वाला भी देख लेते हैं। कम्युनिटी गवर्नमेंट इलेक्टेड बाय पीपल बिलोंगिंग टू वन लैंग्वेज कम्युनिटी। कम्युनिटी गवर्नमेंट जो कि लोगों के द्वारा इलेक्टेड थी, जो कि बिलोंग करती है वन लैंग्वेज को। हाँ बिल्कुल, ये भी ऐसा भी बनाया था, कम्युनिटी गवर्नमेंट भी बनाई थी, ठीक है। तो गलत ऑप्शन तो हमको ये दिख रहा है, तो इसको हम टिक कर देंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। Which one of the following subjects comes under the legislation of center and state in India? इनमें से कौन सी चीज जो है वो सेंटर और स्टेट के दोनों के अंडर आती है? तो जो हमारे कॉन्करेंट लिस्ट होती है ना, जिसके ऊपर सेंटर और स्टेट, मतलब ऐसी लिस्ट जिसके ऊपर सेंटर और स्टेट की दोनों की मर्जी चाहिए, है ना, दोनों की रजामंदी चाहिए, वो होता है। तो एजुकेशन, एजुकेशन इज द मेन पॉइंट जो कि सेंटर और स्टेट यानी कि कॉन्करेंट लिस्ट में आता है, तो एजुकेशन हम टिक कर देंगे। फॉरेस्ट जो है वो स्टेट्स के अंदर आ जाते हैं, बैंकिंग और ट्रेड जो है वो उसके अंदर आ जाता है, ठीक है। तो ये जो 3 ऑप्शन हट जाएंगे, एक जो है वो कॉन्करेंट लिस्ट में आ जाएगा। अगले की हम बात करें, Which of the following statement is true regarding feminist movement? फेमिनिस्ट मूवमेंट को लेकर इनमें से क्या ट्रू है? तो जो जेंडर रिलीजन कास्ट वाला चैप्टर है आपका, चैप्टर नंबर 4, उससे रिलेटेड है ये वाला क्वेश्चन, है ना। तो फेमिनिस्ट मूवमेंट से क्या मतलब है? तो फेमिनिस्ट मूवमेंट ऐसे ग्रुप होते हैं जो कि मोर पावर करते हैं वुमेन को एट रूरल एंड अर्बन लेवल। अगला ऑप्शन देखिए, तो ऐसा मूवमेंट जो कि बिलीव करता है स्पेशल या एक्सक्लूसिव राइट देने को फीमेल इन अर्बन एरियाज, ऐसा तो नहीं है, ठीक है। मतलब फीमेल मतलब फीमेल, अर्बन रूरल का कोई लेना देना नहीं है, सभी दूर की। रेडिकल वुमेन मूवमेंट एम्ड एट इक्वालिटी इन पर्सनल फैमिली लाइफ एज वेल, वेरी गुड, दिस इज द राइट ऑप्शन। क्यों? क्योंकि जो फेमिनिस्ट मूवमेंट्स हैं वो यही कहना चाहते हैं कि वुमेन्स को फैमिली लेवल पे साथ ही साथ में लाइफ के लेवल पे बराबर ट्रीटमेंट और बराबर रिस्पेक्ट दी जानी चाहिए, ठीक है। आगे अगर हम देखें तो ये एक ऐसी प्रैक्टिस है जो कि फेमाइन और मस्कुलाइन पॉइंट ऑफ व्यू को डिस्कशन में लेके आती है, पर ऐसा नहीं है, ठीक है। तो जो फेमिनिस्ट मूवमेंट है उसका मेन पॉइंट ये जो है, ये कंफ्यूज कर देते हैं लोगों को। अक्सर लोग ऐसा मानते हैं पर एक्चुअल में फेमिनिस्ट मूवमेंट ये होते नहीं है। फेमिनिस्ट मूवमेंट का अक्सर अलग मतलब जो है वो यही है कि ये एक रेडिकल वुमेन का मूवमेंट है जो कि पर्सनल और फैमिली लेवल पे इक्वालिटी देना चाहता है वुमेन को, ठीक है। चलो, मतलब ऐसा नहीं कहना चाह रहे कि मेन को आगे क्यों रखा है, वुमेन को पीछे कर रहे, ऐसा कुछ नहीं, ठीक है। वुमेन को रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए पर्सनल लेवल पे और फैमिली लेवल पे, दोनों पे, ठीक है। चलो, विच वन अमंग द फॉलोइंग पेयर इज करेक्टली मैच? इनमें से क्या करेक्टली मैच्ड है? भारतीय जनता पार्टी, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, कांग्रेस पार्टी, लेफ्ट फ्रंट, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, रीजनल पार्टी, मिजो नेशनल फ्रंट, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस। तो देखो ये जो है, मैं आपको बता दूं कि जब अलायंस की बात हुई पॉलिटिकल पार्टीज में, तो हमने जब अपना पार्टीज के बारे में पढ़ा था, भारतीय जनता पार्टी है ना, कांग्रेस पार्टी है ना। तो जो भारतीय जनता पार्टी थी वो एनडीए का अलायंस फॉर्म करती है, ठीक है, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। और जो कांग्रेस पार्टी है वो क्या फॉर्म करती है? यूपीए,
ठीक है, यूपीए फॉर्म करती है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी को ही नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस से जोड़ रखा है, तो बाकी का तो ऑप्शन बनता ही नहीं है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, ए, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। ठीक, there are two statements marked as assertion and reason. Mark your answer as per the codes provided below. assertion दिया हुआ है, assertion reason भी डाल दिया, मतलब आपके assertion reason भी आ सकते हैं ऑप्शंस में, है ना। तो क्वेश्चन में डाला हुआ है डेमोक्रेसी इज अ अकाउंटेबल रिस्पॉन्सिव एंड लेजिटिमेट गवर्नमेंट। ठीक है, तो बिल्कुल सही बात है, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट एक अकाउंटेबल, रिस्पॉन्सिबल और लेजिटिमेट गवर्नमेंट होती है। रीजन डाला हुआ है डेमोक्रेसीज हैव रेगुलर फ्री एंड फेयर इलेक्शन एंड डिसीजन मेकिंग इज बेस्ड ऑन नॉर्म्स एंड प्रोसीजर। बिल्कुल सही बात है, और ये इसका रीजन भी है ना। तो डेमोक्रेसी जो है वो लेजिटिमेट, रिस्पॉन्सिबल, अकाउंटेबल गवर्नमेंट क्यों है, कारण यही है ना, होने का कारण क्या है, यही है कि वहां पे फ्री एंड फेयर इलेक्शन होते हैं, नॉर्म्स और प्रोसीजर्स के ऊपर डिसीजन लिया जाता है। ऐसा नहीं रैंडम जिसको जो अच्छा लगा उसने वो डिसीजन ले लिया, ऐसा नहीं है ना। रीजंस के ऊपर जो है वो अकाउंटेबिलिटी आती है, रीजंस के ऊपर लेजिटिमेसी आती है, रीजंस के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है। ठीक है, तो आंसर जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, दोनों सही है, और दूसरा जो है वो पहले का रीजन है। ठीक है, चलो आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिलीजन वाज प्रोटेक्टेड एंड फॉस्टर्ड बाय श्रीलंकन इन देयर कॉन्स्टिट्यूशन। तो याद करो हमारा वो वाला चैप्टर, पावर शेयरिंग वाला चैप्टर, उसमें श्रीलंका की जब हमने बात की तो हमने देखा कि यार वहां पे दो है, एक तो सिंहाला है और एक श्रीलंकन लोग हैं। ठीक है, तो उसमें हमने देखा कि श्रीलंका जो है वो यूजुअली तमिल स्पीकिंग है, और सिंहाला वाले जो लोग हैं वो सिंहालीज है, तो वो यूजुअली बुद्धिज्म को फॉलो करते हैं। तो जब उनकी मेजोरिटी ज्यादा थी, अराउंड 74% मेजोरिटी में वो थे, तो उन्होंने यही उस चीज का फायदा उठाया और उन्होंने स्टेट फोस्टरिंग ऑफ बुद्धिज्म का ऐलान किया कि स्टेट जो है वो भी बुद्धिज्म को सपोर्ट करे। तो ये तो गलत था, है ना। प्रॉब्लम ही तो यहाँ से आई कि फिर बेचारे जो दूसरे हैं, जो दूसरे रिलीजन फॉलो करते हैं, उनका क्या होगा। ठीक है, तो वो सेक्युलरिज्म को बिल्कुल पूरी तरीके से भूल गए, है ना। तो आंसर जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, बुद्धिज्म को उन्होंने फॉलो करने की बात की और सब दूर उन्होंने फैलाने की बात की, कि मतलब स्टेट जो है, मतलब कंट्री जो है वो भी बुद्धिज्म को मानना चाहिए। जैसे इंडिया सेक्युलर कंट्री है तो वो किसी भी रिलीजन को मानती नहीं है, मतलब इंडिया का कोई रिलीजन नहीं है, इंडिया एज अ कंट्री सेक्युलर कंट्री है कि वो सभी रिलीजन को मानेगी, हर रिलीजन के लोग यहाँ पे रह सकते हैं, ऐसा। लेकिन इन्होंने श्रीलंका में क्या किया, इन्होंने बोला कि नहीं, श्रीलंका जो है वो बुद्धिज्म फॉलो करेगा अब, ऐसा। तो वो गलत हो गया, वहां से उनकी प्रॉब्लम क्रिएट हो गई। Read the given data and find out children of which state has attained maximum elementary school education. हमको ये डेटा पढ़ना है और हमको बताना है कि कौन से स्टेट के बच्चों ने सबसे ज्यादा जो एलिमेंट्री शुरुआती दौर की एजुकेशन होती है उसको अटेंड किए। तो यहाँ पे हमको दिया है पर कैपिटा इनकम बता रखी है, मतलब हर बंदे की इनकम जो है वो कितनी है ये बताया हुआ है। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट बताया हुआ है कि बच्चे जो है वो कितने जिंदा रह पाते हैं कि नहीं रह पाते विद इन साल भर। ठीक है, लिटरेसी रेट बताया हुआ है, मतलब पढ़ाई लिखाई वाला रेट बताया हुआ है कि कौन कितना एजुकेटेड है, कितने लोग एजुकेटेड है। और यहाँ पे बताया हुआ है अटेंडेंस बताया हुआ है सेकेंडरी स्टेज तक, मतलब 14 से 15 साल वाले बच्चों का। ठीक है, तो यहाँ पे ये हमको दिया हुआ है। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम देखो तो हमको तो यही मतलब है ना, जब हमको एलिमेंट्री एजुकेशन की बात करनी है कि बच्चों ने जो है वो एलिमेंट्री एजुकेशन लिए कि नहीं लिए, तो वो कब आएगी, जब वो स्कूल अटेंड करेंगे। तो जिस स्टेट के बच्चे जितना ज्यादा स्कूल अटेंड करते हैं वो स्टेट हमारा आंसर हो जाएगा। तो हरियाणा में 61 करते हैं, यहाँ पे 83 करते हैं, और यहाँ पे 43 करते हैं। तो जाहिर सी बात है केरला दिख रहा है ना, तो केरला जो है वो हमारा क्या हो जाएगा आंसर। हरियाणा में 61, केरला में 83, बिहार में 43, तो सबसे ज्यादा किसमें 83 है ना, केरला। तो केरला विल बी द राइट आंसर। ठीक है, ये आपको दिखते बड़े बड़े हैं, ये वाले ऑप्शन जो है, ये वाले क्वेश्चन जो है, ये आपको दिखते बड़े बड़े हैं, बाकी ये होते बहुत छोटे हैं, मतलब घुमाने के लिए इतना सारा कुछ इन्होंने दिया होता है, बाकी आंसर एकदम बिल्कुल सिंपल सा होता है। चलो, रीड द फॉलोइंग डेटा एंड सिलेक्ट द एप्रोप्रिएट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग। ये डेटा हमको रीड करना है और इसमें से एप्रोप्रिएट आंसर हमको निकालना है। तो ये डेटा क्या बोल रहा है, एजुकेशनल अचीवमेंट ऑफ रूरल पॉपुलेशन ऑफ उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की जो रूरल पॉपुलेशन है, यानी कि जो गांव में रहने वाली पॉपुलेशन है, उनकी एजुकेशन अचीवमेंट के बारे में बताया हुआ है। रूरल पॉपुलेशन की लिटरेसी मेल में 76 है और फीमेल में 54 है।
रूरल चिल्ड्रन की लिटरेसी मेल में 90 है और फीमेल में 87 है। और ऐसे बच्चे 10 से 14 साल के बच्चे जो स्कूल अटेंड करते हैं उसमें मेल जो है वो 85% स्कूल अटेंड करते हैं और फीमेल लड़कियां जो है वो 82% स्कूल अटेंड करती है। तो यहाँ पे हमको ये बताना है कि कितनी गर्ल्स स्कूल अटेंड नहीं करती है ना। तो अब हमको बाकी सबसे क्या मतलब, हमको तो इससे मतलब कितनी लड़कियां स्कूल अटेंड करती है ना। तो 100% में से अगर 82% लड़कियां स्कूल अटेंड करती है, मतलब कितनी लड़कियां स्कूल अटेंड नहीं कर रही है, 18% लड़कियां स्कूल अटेंड नहीं कर रही हैं। अगर 82% अटेंड करेंगी तो कितनी बची, 18% बची। तो 18% हम देख लेते हैं, ऑप्शन में हमको दिख रहा है क्या, 81, 61, 69, 18, ये रहा लास्ट में। तो आंसर हमारा जो है वो क्या हो जाएगा, डी। अगले पे आ जाए, अगले पे आ जाते हैं। फाइंड द ऑड वन आउट फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शन, इनमें से हमको ऑड वन आउट निकालना है। ठीक है, तो पहला हमको दिखा रहा है टूरिस्ट गाइड, बार्बर, टेलर एंड पॉटर। तो ये सब कुछ ना कुछ काम करने वाले लोग हैं, मतलब ये ऑक्यूपेशन बता रहे हैं इनका। ठीक है, टीचर, डॉक्टर, वेजिटेबल वेंडर एंड लॉयर, ये भी ऑक्यूपेशन बता रहा है। पोस्टमैन, कॉबलर, सोल्जर एंड पुलिस कांस्टेबल, ये भी ऑक्यूपेशन बता रहा है। इंडियन रेलवे, जेट एयरवेज, दूरदर्शन एंड मेट्रो, तो ये तो जगह बता रहे हैं जहां पे काम होता है। तो ये तो सारे ऑक्यूपेशन है और ये सारे ऑक्यूपेशन वाली जगह है, तो ऑड वन आउट कौन सा हुआ, लास्ट वाला हुआ ना। तो आंसर जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन। फिल इन द ब्लैंक्स में अगर हम देखें तो सेक्टर हमको बताया है प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। और प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी का क्राइटेरिया ये है कि ये इकोनॉमिक एक्टिविटी कैसी है, मतलब पैसा आने वाले काम कौन कौन से हैं, उस हिसाब से हमने प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी को डिवाइड किया हुआ है। कि भैया पैसा अगर रॉ मटेरियल से आ रहा है तो प्राइमरी है, पैसा अगर सेकेंडरी से आ रहा है कि मतलब रॉ मटेरियल को प्रोसेस करके कुछ लाया तो सेकेंडरी है, फिर उसी सामान को बेच के अगर कुछ लाया है तो टर्शरी है। तो ये इकोनॉमिक एक्टिविटी का क्या हो गया, नेचर हो गया। अब हमको बताना है ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर को किस तरीके से क्लासिफाई किया है हमने। एम्प्लॉयमेंट यहाँ पे कैसा है कि अगर अच्छे से काम करवा रहे हैं, सैलरी टाइम से दे रहे हैं, प्रमोशन करवा रहे हैं, आपको लीव्स दे रहे हैं, आपको सिक लीव्स दे रहे हैं, आपको अलग अलग बेनिफिट्स दे रहे हैं, आपको समय से काम करना है, समय से आना है, अगर ऐसा है तो ऑर्गेनाइज है। पर अगर आपको घंटों काम करा रहे हैं, सैलरी टाइम से नहीं दे रहे हैं, आपको कोई लीव नहीं मिल रही है, आपका आने जाने का कोई समय नहीं है, आपको कोई छुट्टी नहीं है, तो ऐसा काम क्या होता है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर का काम होता है। तो एम्प्लॉयमेंट का जो नेचर है वो कैसा है, तो वो ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड हम उसको बोलेंगे। तो देख लेते हैं। हाँ, तो नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट एक्टिविटीज पहले में ही हमको दिख रहा है। सोशल एक्टिविटीज का तो कोई लेना देना ही नहीं है ऑर्गेनाइज्ड अनऑर्गेनाइज से। प्रोडक्शन का भी ऑर्गेनाइज अनऑर्गेनाइज से कोई लेना देना नहीं है। पॉलिटिकल का भी ऑर्गेनाइज अनऑर्गेनाइज से कोई लेना देना नहीं है। समझ गए कि नहीं समझे। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ए। ठीक है, अगले पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है रीड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन गिवन बिलो एंड सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। इसमें से हमको करेक्ट ऑप्शन सिलेक्ट करना है। तो चलो, रोहन ने लोन लिया 5 लाख का बैंक से घर परचेज करने के लिए 12% इंटरेस्ट रेट पे। ठीक है, तो उसको सबमिट करना है घर के पेपर, सैलरी के रिकॉर्ड बैंक को। तो इस प्रोसेस को क्या कहा जाएगा। तो जब आप घर के पेपर, सैलरी के रिकॉर्ड्स अपने बैंक में जमा करते हो, मतलब आप क्या कर रहे हो, आप गिरवी रख रहे हो चीजों को, मतलब आप प्रोसेस ये बता रहे हो कि आप एक सबूत दे रहे हो कि हाँ आप जो है इस लोन को पे कर पाओगे। ठीक है, तो इसको क्या कहा जाता है, कोलैटरल। ठीक है, असेट्स जो होते हैं हमारे, असेट्स जो होते हैं हमारे, एग्जाम्पल के में भी वो डब्बे में बता रखा है ना, उन्होंने सेम एग्जाम्पल दिया हुआ है घर के लोन लेते टाइम की, वो सैलरी के पेपर और घर के पेपर उसको देने पड़ते हैं। तो ये क्या होते हैं, ये कोलैटरल होते हैं। ठीक है, चलो अगले पे आ जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरनेशनल एजेंसीज अलाउ फ्री ट्रेड एंड वर्क ऑन म्यूचुअल ट्रेड बिटवीन कंट्रीज। इनमें से कौन सी एजेंसीज हैं जो कि ऐसा कहती हैं कि कंट्रीज के बीच में फ्री ट्रेड होना चाहिए, मतलब कोई टैक्स वगैरह नहीं होना चाहिए, ट्रेड बैरियर नहीं होना चाहिए। तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है ना, उसके अलावा तो कोई भी नहीं। IMF तो जो है वो पैसा देखती है, UPU जैसा हमने कुछ नहीं पढ़ा, FAO जैसा भी हमने कुछ नहीं पढ़ा। ठीक है, तो ये तो हमारे ऑप्शन ही हट जाते हैं। बचा क्या, WTO, दैट इज वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, चलो आगे आ जाए। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन को लेकर हमको करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। रिमूवल ऑफ बैरियर बाय गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के द्वारा जो बैरियर हटाया जाता है वो ग्लोबलाइजेशन कहलाता है। फॉरेन कंपनीज आर अलाउड टू सेटअप फैक्ट्रीज, है ना, फॉरेन कंट्रीज को फैक्ट्रीज सेटअप करने के लिए अलाउ किया जाता है। साथ ही में इन्वेस्टमेंट जो है ये इस चीज से बड़ा है।
और हैज लेसन्ड फॉरेन इन्वेस्टमेंट एंड फॉरेन ट्रेड, ग्लोबलाइजेशन की वजह से फॉरेन इन्वेस्टमेंट और फॉरेन ट्रेड कम हुआ है क्या? नहीं। तो इसका ऑप्शन जो है वो यहाँ पे 1 और 2 बताया हुआ है, मे बी मार्किंग स्कीम के हिसाब से, लेकिन मेरे हिसाब से इसका आंसर होना चाहिए सेकंड और थर्ड, क्योंकि रिमूवल ऑफ बैरियर बाय द गवर्नमेंट ग्लोबलाइजेशन नहीं कहा जाता, वो तो लिबरलाइजेशन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लिबरलाइजेशन कहा जाता है। ठीक है, तो लिबरलाइजेशन की बात नहीं हो रही ना, यहाँ तो ग्लोबलाइजेशन की बात हो रही है। क्लियर है कि नहीं? तो फर्स्ट वाला ऑप्शन हम नहीं टिक करेंगे, हम ये वाला हमारे लिए स्टेटमेंट सही है कि फॉरेन कंपनीज, ग्लोबलाइजेशन जब होता है तो फॉरेन कंपनीज आके कंट्री के अंदर जो है वो फैक्ट्रीज वगैरह सेटअप कर पाती हैं, साथ ही साथ में कंपनीज का जो इन्वेस्टमेंट है वो इससे काफी ज्यादा बढ़ गया है, बिल्कुल बढ़ गया है, ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है ना। तो हम जो ऑप्शन टिक करेंगे वो सेकंड एंड थर्ड ऑप्शन टिक करेंगे, है ना। बाकी मार्किंग स्कीम के हिसाब से आपको फर्स्ट और सेकंड बताया हुआ है, अब आप बताओ ऑप्शन में कि आपको क्या सही लगता है ना। मैंने जो आपको रीजन बताया उस हिसाब से आपको क्या सही लगता है, आप भी अपना दिमाग लगाना। ठीक है, चलो आगे आ जाते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए। अब आ गया है हमारा सेक्शन बी, दैट इज वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। ठीक है, आंसर हमको बताना है कि हमको 2 फैक्टर बताने हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल है ग्रेट डिप्रेशन के ड्यूरिंग 1929। क्योंकि वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है तो आपको इतने ज्यादा पॉइंट लिखने की जरूरत नहीं है। ये पॉइंट्स इसलिए लिखे हैं क्योंकि इतना सारा है, अब इसमें से आपको 1-2 पॉइंट जो भी याद रह जाए वो आप लिख दो। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपको इतना सारा लिख के आना है ठीक है, 40 वर्ड से ज्यादा आपको एक्सटेंड नहीं करना है, लेकिन आपको ये जरूर से ध्यान रखना है कि जो आपको उस समय पे दिमाग में, जब आप थोड़ा सा ज्यादा पढ़ते हो तो वहां पे जाके आपको थोड़ा ही याद रहता है। ठीक है, तो जो याद रह जाए वो लिख दो। तो यहाँ पर जो ग्रेट डिप्रेशन अमेरिका में आया था उसका कारण क्या था? सबसे पहला तो ये कि ओवर प्रोडक्शन हो गया था, वीट के इसमें ग्लट पड़ गया था, सारी कंट्रीज भयंकर तरीके से क्या करी थी, वीट जो है वो ग्रो कर रही थी, वॉर खत्म हो गया था तो खाने वाले लोग नहीं थे, सब कंट्रीज ने वीट 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 ग्रो कर दिया था। फिर फार्मर्स को लगा कि यार और ग्रो कर लेते हैं, क्या पता हमारी इनकम इससे बढ़ जाए, तो उससे और ज्यादा प्रॉब्लम खराब हो गई, और ज्यादा प्रोडक्शन के कारण और ज्यादा प्राइस गिर गई, बहुत ही ज्यादा प्राइस गिर गई, जिसकी वजह से ग्रेट डिप्रेशन आया। तो पहला तो आप ये लिख सकते हो कि एग्रीकल्चर ओवर प्रोडक्शन रिमेन्ड अ प्रॉब्लम, जिसके कारण से एग्रीकल्चर प्राइसेस जो है वो गिर गई, और जैसे ही प्राइसेस गिरी फार्मर्स ने फिर से प्रोडक्शन बढ़ाने की कोशिश की, जिसके कारण से मार्केट में जो है वो और ज्यादा वीट बढ़ गया और प्राइसेस और ज्यादा गिर गई। ठीक है, इसमें आप सेकंड, मेरे हिसाब से आप इसको इन दोनों को एक पॉइंट बना लेना और इसको दूसरा पॉइंट बना लेना कि भैया मिड 1920s में बहुत सारी कंपनीज जो है उन्होंने यूएस से लोन ले रखा था, लेकिन बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो रहा था। ठीक है, उस टाइम पे इट वाज एक्सट्रीमली इजी टू रेज लोन्स इन द यूएस व्हेन द गोइंग वाज गुड। जब गोइंग वाज गुड, जब सब कुछ अच्छा चल रहा था, तब उस टाइम पे यूएस से लोन लेना काफी ज्यादा आसान था। लेकिन फिर उसके बाद में यूएस ने अपने जो लोन्स है वो विड्रॉ कर लिए, जैसे ही उसको लगा कि गड़बड़ हो सकती है तो उसने विड्रॉ कर लिए, तो जिसकी वजह से बहुत सारी कंट्रीज का नुकसान हुआ और ग्रेट डिप्रेशन को जिसने जो है वो एक रोल प्ले किया, है ना। तो आप क्या करना, इस पॉइंट को थोड़ा सा छोटा कर लेना और दोनों को एक पॉइंट बना लेना और इसको सेकंड पॉइंट बना लेना, तो आपका बैंक वाला भी पॉइंट इंक्लूड हो जाएगा और एग्रीकल्चर ओवर प्रोडक्शन वाला पॉइंट भी इंक्लूड हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे आ जाते हैं। मेंशन द प्रोविजन दैट कंस्टिट्यूट इंडिया इनटू अ सेक्युलर कंट्री। ऐसे क्या प्रोविजंस है जिसके कारण से हम इंडिया को एक सेक्युलर कंट्री बोल सकते हैं? तो यहाँ पर भी आप सिर्फ इतना लिख सकते हो कि कॉन्स्टिट्यूशन ने गारंटी किया है कि इंडिया का कोई रिलीजन नहीं है। ठीक है, इंडिया का कोई रिलीजन नहीं है, इंडिया सारे रिलीजन को मानेगी। तो देयर इज नो ऑफिशियल रिलीजन ऑफ इंडियन स्टेट, हमारा कोई भी ऑफिशियल रिलीजन नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन ने स्पेशल स्टेटस किसी भी रिलीजन को नहीं दिया है। कॉन्स्टिट्यूशन ने सभी लोगों को फ्रीडम दिया है कि वो अपना रिलीजन फॉलो कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं, आगे बढ़ा सकते हैं, और अगर वो चाहे तो वो कोई रिलीजन फॉलो नहीं भी करना चाहे तो नहीं करे, कोई जबरदस्ती नहीं है कि एक रिलीजन आपको फॉलो करना ही पड़ेगा। साथ ही साथ में ये डिस्क्रिमिनेशन जो है, ग्राउंड्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन पे जो ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन पे जो डिस्क्रिमिनेशन होता है, भेदभाव होता है, उसको भी कॉन्स्टिट्यूशन ने जो है वो पूरी तरीके से प्रोहिबिट कर रखा है। तो इसमें से आपको जितना याद रह जाए वो आप लिख लो, छोटा बना के लिख सकते हो, 2 नंबर का क्वेश्चन है। आगे बढ़े। सजेस्ट एनी 2 ways टू कंजर्व एनर्जी रिसोर्सेज इन इंडिया। ऐसे 2 तरीके बताओ जिससे कि हम इंडिया में एनर्जी रिसोर्सेज को कंजर्व कर सकते हैं, बचा सकते हैं। तो सबसे पहला कि रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज को हमको यूज करना है, ऐसे रिसोर्सेज को यूज करना है जो कि बन सकते हैं। जैसे हम फॉसिल को यूज करेंगे,
फॉसिल फ्यूल्स को यूज करेंगे तो वो खत्म होने वाले हैं, है ना, तो वो खत्म होने वाले हैं तो और ज्यादा प्रॉब्लम होगी, तो इससे रिसोर्सेज हमारे बचेंगे नहीं और ज्यादा खत्म हो जाएंगे। लेकिन वाटर है, सनलाइट है, विंड है, ये ऐसी चीजें जो कभी खत्म नहीं होंगी, इनसे एनर्जी बना के हम यूज करेंगे तो उससे काफी ज्यादा हमको फायदा रहेगा। साथ ही साथ में हम एक कॉशियस अप्रोच रख सकते हैं कि भैया एनर्जी रिसोर्सेज हमारे पास में लिमिटेड है, तो फालतू की लाइटें ना जलाएं, फालतू के एसी यूज ना करें, है ना, गाड़ियां जितनी, जैसे एक जने को काम है तो वो मोटरसाइकिल से जा सकता है, कार ले जाने की जरूरत नहीं है। तो कुछ तरीके हैं जिनको अपना सकते हैं जिससे एनर्जी हमारी बच सकती है। जुडिशियस तरीके से, बराबर तरीके से हम यूज करेंगे तो अच्छा रहेगा। इसी में आपको जो है वो ऑप्शन दिया हुआ है कि दो आप ऐसे चीज सजेस्ट करो कि जिससे कि सोलर यूसेज जो है वो इम्प्रूव हो सकता है। तो सबसे पहला जो सोलर पैनल्स की कॉस्ट है उसको रिड्यूस कर दो, क्योंकि सोलर पैनल की कॉस्ट क्योंकि बहुत ज्यादा है इसलिए लोग लगवा नहीं पाते कि भैया बहुत महंगा पड़ जाएगा, इससे अच्छा लाइट यूज कर लो, बिजली का बिल ही दे देंगे, है ना। तो अगर उसकी कॉस्ट रिड्यूस हो जाती है तो वो भी लोग यूज करना पसंद करेंगे। साथ ही साथ में मॉडल्स थोड़े से एफिशिएंट बनाने की जरूरत है, थोड़ा सा उसमें इनोवेशन लाने की जरूरत है ताकि उनको लगाना आसान हो जाए, है ना। तो ये तरीके हो सकते हैं जिससे कि लोग जो है वो सोलर एनर्जी ज्यादा से ज्यादा यूज करेंगे। अगले क्वेश्चन की बात करें तो गवर्नमेंट जो है वो किस तरीके से रूरल सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट बढ़ा सकती है। तो इसमें आप बता सकते हो कि नए नए प्रोजेक्ट्स वो लेकर आए, है ना, नए नए प्रोजेक्ट्स वो लेकर आए। ये जो आंसर है ये मैंने नहीं लिखे, ये कोई से भी आंसर है ये मैंने नहीं लिखे, ये सीबीएसई के द्वारा प्रोवाइड किए गए आंसर हैं। सीबीएसई चाहती है कि आप ऐसे कुछ अगर आप आंसर लिखेंगे इन ऐसे क्वेश्चंस के लिए तो आपको नंबर पूरे मिलेंगे। समझ में आ रही है बात। तो इस चीज का आपको बकायदा ध्यान रखना है। आप देखो कि आपको हर चैप्टर से क्वेश्चन पूछा गया है, ऐसा नहीं है कि कोई चैप्टर स्किप किया हुआ है। हिस्ट्री में भी सभी चैप्टर से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ज्योग्राफी में भी सभी चैप्टर से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, इकोनॉमिक्स में से भी सभी चैप्टर से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, और क्या बच रहा है, सिविक्स से भी आपको सभी चैप्टर से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। एक एक दो दो क्वेश्चन पूछे हुए हैं, तो एक वीडियो में बना दूंगी जिसमें हम थोड़ा सा एनालाइज कर लेंगे कि किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन पूछे हैं, तो उस चैप्टर के ऊपर हम ज्यादा ध्यान दें, है ना। ये भी आपको बराबर साथ साथ में समझते हुए चलना है, ठीक है। तो टर्शरी सेक्टर की फैसिलिटीज अगर रूरल एरियाज में बढ़ गई तो वहां पे बहुत ज्यादा काम होता है, लोडिंग करना, अनलोडिंग करना, सामान ले जाना, फिर उतारना, फिर इकट्ठा करना, है ना, फिर वहां पे चीजों को मेंटेन करना, तो उनको वहां पे एम्प्लॉयमेंट मिल सकता है। डैम्स कैनाल्स के वहां पे एम्प्लॉयमेंट मिल सकता है, ठीक है। अगली बात अगर हम करें तो सोशल सी सेक्शन पे आ गए हम यहाँ पे, और ये वाला जो ऐसा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है, ये आपको पिछले साल के सैंपल पेपर में भी देखने को मिलेगा और पिछले साल के फाइनल एग्जाम के क्वेश्चन में भी ये देखने को मिलेगा, और मेरे सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट पीवीआईक्यूज में भी ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो इसको एकदम एकदम पक्के से करके रट लो, मेरे को तो रट गया है ये वाला क्वेश्चन, ये आता ही आता है, किसी न किसी सेट में तो आएगा ही आएगा, तो इसको बिल्कुल मिस मत करना। मैं आगे भी ऐसे क्वेश्चन बताते जाऊंगी जो कहीं ना कहीं हाई चांसेस है आने के। वैसे तो सभी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, मिस किसी को भी नहीं करना है, पर कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो वाकई में पूछे जाते हैं, किसी न किसी सेट में आ ही जाते हैं, तो उसको तो मोस्ट इंपॉर्टेंट कर ही लेना, ठीक है। तो हमको बताना है क्या सोशल और पॉलिटिकल चेंजेस आए फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बारे में। तो अपना चैप्टर नेशनलिज्म इन इंडिया जहां से शुरू होता है वहीं पे ये बताया हुआ है कि इकोनॉमिक चेंजेस आए फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद में, है ना। क्या हुआ कि डिफेंस एक्सपेंडिचर बहुत ज्यादा बढ़ गया था ब्रिटेन का, है ना, तो उसको कहीं ना कहीं से खर्चा निकालने की जरूरत थी, तो उसने इंडिया में टैक्स बढ़ा दिए, कस्टम ड्यूटीज बढ़ा दी, यहाँ के लोगों को सोल्जर्स बना बना के ले गए, जिसके कारण कि यहाँ के लोग जो है वो काफी ज्यादा गुस्सा आ गए। तो जो पूरा पैराग्राफ है उसमें से जितने पॉइंट आपसे बन रहे हैं वो आप यहाँ पे लिख दो, ठीक है। तो वॉर से इकोनॉमिक और पॉलिटिकल सिचुएशन बदल गई, बहुत ज्यादा डिफेंस एक्सपेंडिचर होने के कारण, फाइनेंस वार लोन को करने के कारण टैक्स बढ़ा दिए गए, जैसे कि कस्टम ड्यूटीज, इनकम टैक्स इंट्रोड्यूस कर दिया गया, है ना। वॉर के टाइम पे जो है वो प्राइजेस भी काफी ज्यादा डबल कर दी गई थी, जिसके कारण से लोगों को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हुई, है ना, महंगाई काफी ज्यादा बढ़ा दी गई थी। क्यों? क्योंकि ब्रिटेन ने लोन लिया था, अब वो लोन कहां से चुकता करेगा? यहाँ से चुकता करेगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। इसी में आपको चॉइस दी हुई है कि इंडियन मर्चेंट और इंडस्ट्रियलिस्ट अपने आप को सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट से किस तरीके से रिलेट करते हैं, ये एक्सप्लेन करना है। तो इंडियन मर्चेंट्स और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट वाले पैराग्राफ पे आ जाओ। वहां पे जब आप आते हो तो उसमें आपको अलग अलग बताया हुआ है कि पीजेंट्स ने सिविल डिसोबीडियंस में कैसे पार्टिसिपेट किया, इंडस्ट्रियलिस्ट ने कैसे पार्टिसिपेट किया, वर्कर्स ने कैसे पार्टिसिपेट किया, ठीक है। तो जब हम इंडस्ट्रियलिस्ट पे आते हैं तो उसमें हमने देखा कि शुरुआत में तो वो सब बहुत एक्साइटेड थे, उन्होंने स्पॉन्सर किया, है ना, उन्होंने मतलब स्पॉन्सर किया, मतलब अलग अलग जो कैंपेन्स चलाए जा रहे थे, अलग अलग चीजों की जरूरत थी, उसमें पैसा उन्होंने लगाया, ठीक है। तो वो ये चाहते थे कि भैया जो इम्पोर्ट आ रहा है, जो बाहर से सामान यहाँ
पर आ रहा है उसके ऊपर कहीं ना कहीं टैक्स जो है उसके ऊपर डिस्कशन की बात हो, क्योंकि बाहर से जब सामान आता है तो लोग यहाँ के उसी सामान को खरीदते हैं, यहाँ का जो सामान है वो कोई खरीदता नहीं है। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं वो चाहते थे कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट अगर हो गया, गांधी जी अगर डिस्कशन कर पाए, तो अगर हम पार्टिसिपेट करेंगे तो हमारी ये प्रॉब्लम रखी जाएगी और इस प्रॉब्लम का निराकरण निकाला जाएगा। इसीलिए वो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में क्या करे थे, पार्टिसिपेट करे थे। तो बस वही चीजें यहाँ पे लिख दो कि मर्चेंट्स और इंडस्ट्रियलिस्ट जो है वो अपना बिजनेस एक्सपैंड करना चाहते थे। कॉलोनियल पॉलिसीज जो है जिसने बिजनेस को रेस्ट्रिक्ट किया, इसके लिए उन्होंने बहुत ज्यादा अपोजिशन किया। वो ये भी चाहते थे कि इंपोर्ट जो होता है फॉरेन गुड्स का और रुपीज स्टर्लिंग फॉरेन एक्सचेंज जो है ये डिस्करेज कर दिया जाए इंपोर्ट्स के ऊपर। साथ ही साथ में बिजनेस इंटरेस्ट को ऑर्गेनाइज करने के लिए उन्होंने इंडियन ये भी बनाया था FICCI। ठीक है, ये एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया था जिसमें कि ये लोग मिल के इकट्ठे होते थे, मीटिंग करते थे और बात करते थे कि और क्या क्या किया जा सकता है, क्या नहीं किया जा सकता। तो इसलिए इन्होंने बहुत ज्यादा एफर्ट लगाए थे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में। तो बस वही सारी चीजें आप यहाँ पे लिख दो। एक पॉइंट FICCI का हो गया आपका, एक पॉइंट वो क्या डिमांड करना चाहते थे ये हो गया, और किस तरीके से उन्होंने या किस कारण से वो ये कर रहे थे वो वाला पॉइंट हो गया। तो एकदम आंसर आपका क्या हो जाएगा, मर्ज। एक ही चीज को एक्स्ट्रा खींचना इज नॉट वर्थ इट, कि ऐसा नहीं कि सिर्फ एक एक चीज को हम आंसर में खींचे जा रहे हैं। एक पॉइंट बना रहे हो तो उसमें एक रीजन बताओ, दूसरा पॉइंट बना रहे हो तो उसमें दूसरा रीजन बताओ। समझ रहे, आंसर लिखने का तरीका समझ में आ रहा है। ठीक है, आप चाहो तो इसको इनमें सब हेडिंग बना बना के भी आगे लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो ऐसे फैक्टर्स हमको बताने हैं जिससे कि इंडियन रेलवे नेटवर्क का जो इंडियन रेलवे जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो देखो अपना इंडियन रेलवे जो है वो आपको बहुत लंबा नेटवर्क है, बहुत लंबा नेटवर्क है, पर आप देखोगे कि नॉर्दर्न प्लेन्स में सबसे ज्यादा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे फ्लैट एरिया है, रेलवे लाइन डालना काफी ज्यादा इजी है। माउंटेन वाला जो हिस्सा है हमारा, डेजर्ट वाला हिस्सा जो है वो हमारा, वहां पे आपको क्या दिखेगा, रेलवेज नहीं डली हुई दिखेंगी क्योंकि काफी अनड्यूलेटेड टेरेन है, उबड़ खाबड़ सा रास्ता है। ठीक है, जो हमारा पेनिनसुलर रीजन है वहां पे आपको जो है वो दिक्कत देखने को मिलेगी। तो अधिकतर जो नॉर्दर्न प्लेन्स है उनमें जो है वो रेलवे लाइंस कनेक्ट की हुई है, क्योंकि फ्लैट एरिया है, रेलवे लाइंस डालना काफी ज्यादा आसान है। तो बस यही चीजें आप लिख दो, आपके इंडियन रेलवे वाला जो पैराग्राफ है उसी में आपको डायरेक्ट आंसर ये वाला मिल जाएगा। पूरा पूरा पैराग्राफ इन्होंने यहाँ पे लाके छापा हुआ है। ठीक है, कि नॉर्दर्न प्लेन्स में कैसा है, पेनिनसुलर रीजन में कैसा है, यानी कि हिमालयन में कैसा है, डेजर्ट ऑफ राजस्थान में कैसा है, और उनके आगे क्या कर दिया, कारण बना दिया। ये इन्होंने सब हेडिंग बना दिए। ठीक है, क्या कर दिए, सब हेडिंग बना दिए। मैं आपको एक बार हाईलाइट कर देती हूँ तो आपको और आसान हो जाएगा। ठीक है, ये सब हेडिंग बना दी, ये सब हेडिंग बना दी, पेनिनसुलर रीजन और हिमालयस की, और एक ये डेजर्ट वाली सब हेडिंग बना दी बस। और उसको क्या कर दिया, एक्सप्लेन कर दिया। क्योंकि 3 मार्क का है तो उन्होंने सिर्फ अगर एक एक दो दो तीन तीन लाइंस ही सिर्फ लिखते तो आंसर थोड़ा सा छोटा हो जाता। तो सब हेडिंग बनाई, उसको एक्सप्लेन कर दिया, सब हेडिंग बनाई, उसको एक्सप्लेन कर दिया। बस आपके दिमाग में जो है उसकी सब हेडिंग बना के उसको एक्सप्लेन कर दो, तो आपके नंबर जो है वो कहीं भी नहीं गए। अगले क्वेश्चन की बात करें कि मल्टीनेशनल कंपनीज जो है वो दूसरी कंपनी से किस तरीके से अलग है, ये आप एक्सप्लेन कर दो, है ना। तो जो मल्टीनेशनल कंपनीज है वो इसलिए अलग है कि डोमेस्टिक कंपनीज जो है वो फॉरेन में नहीं लेके जाती, जहां से ओरिजिनेट हुई है वहीं पे अपना काम करती है। लेकिन मल्टीनेशनल कंपनीज जो है वो ओरिजिनेट कहीं से होती है ना, उभरती कहीं से, और फिर ऑफिस जो है वो अलग अलग कंट्रीज में बनाती रहती है। ठीक है, जैसे इन्फोसिस, है ना। एक तो ये पॉइंट हो गया। कंपनीज जो है वो ग्लोबली एक्सपांड करती है बहुत सारे कारण से, कि भैया आसानी से कहीं पे लेबर मिल जाए, आसानी से कहीं पे गुड्स मिल जाए, आसानी से कहीं पे जो है वो रॉ मटेरियल मिल जाए। तो इस तरीके से वो क्या करती है, अपने ऑपरेशनल कॉस्ट को कट करती है और ज्यादा प्रॉफिट गेन करती है। इसमें आप ये भी लिख सकते हो एग्जाम्पल के लिए कि मल्टीनेशनल कंपनीज जैसे इन्फोसिस हो गई, वो क्या करती है, डोमेस्टिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो है वो उन्होंने 6 एसेंशियल वे में डाल रखे हैं। मतलब एग्जाम्पल कुछ भी आप डाल दो उसके अंदर तो आपका आंसर जो है एकदम पूरी तरीके से सम अप हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करें तो हमको डेमोक्रेटिक और नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में डिफरेंस बताना है। तो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में से किस तरीके से अलग है, तो भैया आप बता सकते हो कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट ट्रांसपेरेंट होती है, अकाउंटेबल होती है, लेजिटिमेट होती है, जबकि नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो है वो अपने हिसाब से अपने डिसीजन लेती है, उसको अकाउंटेबिलिटी से कोई लेना देना नहीं होता। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो है वो लोगों की डिग्निटी और रिस्पेक्ट को अपलिफ्ट करती है, डिस्क्रिमिनेशन नहीं करती है, कॉन्फ्लिक्ट सॉल्व करने की कोशिश करती है थ्रू डिबेट, डिस्कशन और नेगोशिएशन। ठीक है, इनके थ्रू। तो बस आपको जो लग रहा है कि जो चीजें हैं जिससे कि एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बनती है ना,
वही चीजें हैं कि वो नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट से अलग है। तो वही सारे पॉइंट्स आप लिख दो। इसके अलावा आप रिलीजन की इसमें बात कर सकते हो, डिस्क्रिमिनेशन की बात कर सकते हो, फ्रीडम की बात कर सकते हो, एजुकेशन की बात कर सकते हो, है ना, डिसीजन मेकिंग की बात कर सकते हो, वो सारे पॉइंट्स। इसके अलावा भी आपको कोई और पॉइंट लग रहा है तो आप बेझिझक इसके अंदर डालो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करें कि टर्शरी सेक्टर दूसरे सेक्टर से अलग कैसे है ना, ये हमको बताना है। तो देखो दूसरे सेक्टर में क्या होता है, सामान बन रहा है, समझ रहे हो, प्राइमरी में सामान बन रहा है, सेकेंडरी में सामान बन रहा है, लेकिन टर्शरी में सर्विस बन रही है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिख दो कि टर्शरी सेक्टर जो है वो बेसिक सर्विस सेक्टर है, जबकि प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर क्या कर रहे हैं, गुड्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, गुड्स बना रहे हैं। टर्शरी सेक्टर जो है वो सपोर्ट करता है और हेल्प करता है प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर के डेवलपमेंट का, क्योंकि सामान तो यही बेच रहा है ना टर्शरी सेक्टर, तो प्राइमरी सेकेंडरी सेक्टर का डेवलपमेंट होगा इससे। साथ ही में ये प्रोडक्शन प्रोसेस में भी एक असिस्टेंस प्रोवाइड करता है कि भैया माल लाना ले जाना, डिलीवरी करवाना, ट्रांसपोर्टेशन कराना, तो ये सब क्या है, ये सब टर्शरी सेक्टर ही करवाता है। बहुत इजी से आंसर लिखे हुए हैं कि नहीं लिखे हुए, जो हमारे दिमाग में आता है वही यहाँ पे लिखा हुआ है, कुछ अलग नहीं है, कुछ भी अलग नहीं है। ठीक है, तो आपको कुछ बहुत ज्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं है, लॉन्ग आंसर पे हम आ चुके हैं, बहुत ज्यादा आपको ऐसा लोड लेने की जरूरत नहीं है, बहुत आसान है, बहुत अच्छे से हो जाएगा, बहुत ईजी। आपको सारे के सारे क्वेश्चन जो है वो पढ़ने वाले हैं इसके अंदर। अभी केस बेस्ड क्वेश्चन भी हम देख लेंगे, लॉन्ग आंसर देख लेते हैं पहले तो। ठीक है, हमको हाईलाइट करना है, अलग अलग मेजर्स बताना है, प्रैक्टिसेस बतानी है जो कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन में हुई, जो कि लोगों ने की, ताकि वो लोगों के अंदर एक सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंगनेस ला सके, है ना, लोगों को इकट्ठा कर सके, लोगों के साथ में जो है वो मिलके आगे बढ़ सके। ठीक है, तो उन्होंने क्या क्या ऐसा किया, तो उन्होंने फ्लैग बनाया, ला पेट्री लेसेटो इनका वो कंसेप्ट लेके आए, उन्होंने हाइम्स कंपोज की, उन्होंने गाने लिखे। ठीक है, तो बस यही सारी चीजें आप लिख दो, यही सारी चीजें जो आपको लास्ट में सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंगनेस वाला, जो जैसे इंडिया वाले पार्ट में ऐसी राइज ऑफ नेशनलिज्म में भी है ना। ठीक है, वो उनकी बना रखी थी। ठीक है, वो फ्लैग्स वगैरह बना रखे थे, सब कुछ बताया हुआ है कि नेशनलिज्म की फीलिंग वो लेकर आए कैसे लोगों के बीच में। तो वो जो भी सारी चीजें हैं ना वो आप इसके अंदर लिख दो। फ्रेंच फ्लैग बनाया, ठीक है, स्टेट जनरल की बॉडी बनाई, ठीक है, नेशनल असेंबली उसको नाम उन्होंने दिया, हाइम्स लिखे उन्होंने, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम बनाया। तो इससे लोगों को लगा कि यार नहीं, हम सब एक दूसरे से कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं, तो ऐसे करके नेशनलिज्म की फीलिंग और ज्यादा स्ट्रांग हो गई। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करें तो ऑटो वन बिस्मार्क की क्या रोल रहा है जर्मनी की मेकिंग में, ये हमको बताना है। तो जब हम जर्मनी की बात करते हैं कि जर्मनी को किस तरीके से उन्होंने एक कंट्री बनाया, है ना, तो उसमें हम देखते हैं कि ऑटो वन बिस्मार्क जो है उस समय पे चीफ मिनिस्टर थे। प्रेशिया ने लीडरशिप ले ली थी नेशनल यूनिफिकेशन की। ठीक है, ऑटो वन बिस्मार्क उस समय पे जो है वो चीफ मिनिस्टर थे, फिर कंटिन्यू 7 साल तक 3 वॉर लड़े गए, है ना, कंटिन्यू 7 साल तक 3 वॉर जो है वो लड़े गए। ऑस्ट्रेलिया, डेनमार्क, फ्रांस और ये सब जो है वो प्रेशिया की विक्ट्री हुई इसके अंदर और यूनिफिकेशन हुआ। और फिर उसके बाद में जो प्रेशियन किंग थे विलियम जो है वो उनको जर्मन एम्परर बताया गया। ठीक है, जो वर्सेल्स पे सेरेमनी हुई थी उसमें। फिर 1871 में असेंबली में जो है वो प्रिंसेस जर्मन स्टेट ने रिप्रेजेंट किया आर्मी को। तो वो जो सारी चीजें जो उन्होंने की उस समय पे, तो मेन जो लीड थे वो कौन थे, ऑटो वन बिस्मार्क, जिसको हमने सेकंड पॉइंट में एक्सप्लेन कर दिया। फिर जर्मनी का यूनिफिकेशन कैसे हुआ उसको आगे वाले पॉइंट्स में जाके एक्सप्लेन कर दिया। तो इससे क्या लगेगा कि हाँ भाई, ऑटो वन बिस्मार्क जो है वो उस समय पे चीफ मिनिस्टर थे और उसके बाद में जो है वो सारी प्रोसेस शुरू हुई। ठीक है, तो आप इसको भी अपने हिसाब से अपना आंसर बना के लिख सकते हो। जर्मनी वाला जो यूनिफिकेशन वाला पैराग्राफ है उससे आप अपना आंसर फ्रेम करो और लिख लो, चाहे तो ये लिखा हुआ है वैसे भी लिख सकते हो। फिर बात करें हमको रीजन अगर बताने हैं कि जूट, ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि वेस्ट बंगाल में जूट मिल्स कौन सी है। इसको ऐसे ही पूछा जाता है कि हुगली बेसिन पे जूट मिल्स होने का कारण क्या है। तो जूट मिल्स वाला जो है ना हमारा पैराग्राफ अपना इंडस्ट्रीज वाले चैप्टर में, उसमें आपको बताया हुआ है कि हुगली बेसिन या फिर कहा जाए वेस्ट बंगाल, वहां पे पानी बहुत आसानी से मिल जाता है। ठीक है, रॉ मटेरियल आसानी से मिल जाता है। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन अच्छा है। ठीक है, कैलकाटा जो है वो एक इम्पोर्टेंट फाइनेंस सेंटर वहां पे मिल जाता है। तो इस कारण से क्या है कि वहां पे जो जूट मिल्स है वो काफी ज्यादा अमाउंट में आपको देखने को मिलती है। तो जो प्रॉक्सिमिटी है, मतलब दूरी है जूट प्रोड्यूसिंग एरियाज की, वो काफी ज्यादा पास है। ठीक है, साथ ही में वाटर ट्रांसपोर्ट जो है वो काफी सस्ता है, क्योंकि जूट
को बनाने के लिए पानी जो है वो बहुत ज्यादा चाहिए होता है, तो जितना आसानी से पानी का ट्रांसपोर्टेशन मिल जाएगा उतना अच्छा है। साथ ही साथ में गुड नेटवर्क ऑफ रेलवे, रोडवे, वाटरवे भी बहुत अच्छा है रॉ मटेरियल पहुंचाने के लिए। वाटर प्रोसेसिंग काफी अच्छी है, अबंडेंट वाटर है ताकि जूट को प्रोसेस किया जा सके, ठीक है। चीप लेबर मिल जाता है ना, और उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, बिहार सब दूर से आसानी से, तो इसलिए मिल्स वहां पे ज्यादा सेटअप होती है क्योंकि सस्ते में जो है वो जूट आसानी से बन जाता है और प्रॉफिट अच्छे से हो जाता है। तो जहां पे प्रॉफिट वहां पे फैक्ट्री, वहां पे मिल, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। मल्टी प्रोंग्ड एस्पेक्ट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री हमको बताना है, ठीक है। तो इस कहीं ना कहीं हमको क्या करना है, पूरी तरीके से इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री को एक्सप्लेन कर देना है। जो हमारी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री वाला पैराग्राफ है ना, उसमें आपको जितनी चीजें समझ में आ रही है वो अपने पॉइंट्स बनाओ और यहाँ पे लिख दो, ठीक है। बैंगलोर का बताया हुआ है, 18 सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजीज का इन्होंने बताया हुआ है, ठीक है। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन काफी ज्यादा हो जाता है इस इंडस्ट्री से, ये बताया हुआ है। 30% पीपल जो है वो इसमें वुमेन्स है, ये बताया हुआ है। तो मतलब ये लंबे समय तक चलेगी, ऐसा जो इलेक्ट्रॉनिक और टेक्निकल इंडस्ट्रीज है ये लंबे समय तक चलेगी। क्यों चलेगी इसके कारण आपको बता देने, ठीक है। चलो आगे आ जाते हैं। पॉलिटिकल पार्टीज का रोल बताना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पिछले साल तो बहुत बार पूछा गया था, सब दूर मैंने कराया था और पेपर में भी आया था, ठीक है। तो पॉलिटिकल पार्टीज के रोल क्या है ये आपको पूरी तरीके से वो उसी में बताया हुआ है, रोल ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज में, ठीक है। वो सारे रोल दे रखे हैं, आप जो है वो सारे के सारे यहाँ पे लिख दो, चाहो तो इनको एक्सप्लेन कर दो क्योंकि बड़ा क्वेश्चन है, या क्योंकि पॉइंट्स ज्यादा है तो एक्सप्लेन मत करो, सारे पॉइंट्स ही लिख दो, ठीक है। कि कंटेस्ट, इलेक्शन कंटेस्ट करते हैं, पॉलिटिकल प्रोग्राम्स को लेके आते हैं, ठीक है। डिसीजन मेकिंग में डिसिसिव रोल प्ले करते हैं, गवर्नमेंट फॉर्म करते हैं, पार्टीज जो है वो गवर्नमेंट फॉर्म करती है, गवर्नमेंट रन करती है, ठीक है। रोल ऑफ अपोजिशन का रोल प्ले करती है, क्रिटिसाइज करती है, जिससे कि डिसीजन मेकिंग और अच्छी हो जाती है, ठीक है। तो बस ये रोल सारे के सारे इसके अंदर डाल दो। इसमें एक फंक्शन वाला भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टी, नेसेसिटी ऑफ पॉलिटिकल पार्टी, तो ये 3 क्वेश्चन तो कर ही लेना पॉलिटिकल पार्टीज में से, ठीक है। नेसेसिटी, देखो नेसेसिटी के ऊपर आ गया, तो जो नेसेसिटी वाला पैराग्राफ दिया है ना कि अगर पॉलिटिकल पार्टी नहीं हुई तो ऐसा होगा, ऐसा नहीं हुआ तो ऐसा हो जाएगा, फिर ऐसा नहीं हुआ तो ऐसा हो जाएगा, वो नेसेसिटी ऑफ पॉलिटिकल पार्टी वाला पैराग्राफ है, बस उसमें से आपको आंसर उठा के यहाँ पे डाल देना है, पूरा का पूरा वही छाप रखा है यहाँ पे, ठीक है। तो वो वाला क्वेश्चन तो आप पक्के से कर ही लो। सेल्फ हेल्प ग्रुप के बारे में हमको बताना है कि सेल्फ हेल्प ग्रुप क्या होता है। तो भैया ये वुमेन्स का एक काफी अच्छा ग्रुप है जो कि वुमेन्स के अपलिफ्टमेंट में मदद करता है। वुमेन्स जो है वो कंटिन्यू अपनी सेविंग्स डाल सकती है, जितनी उनको लगे उनको इकट्ठी कर सकती हैं, जब जरूरत पड़े तब निकाल सकती हैं, ठीक है। एक प्लेटफॉर्म मिल जाता है जहाँ पे वुमेन्स जो है वो अपनी बातें डिस्कस कर सकती हैं, डोमेस्टिक वायलेंस अगर हो या कोई प्रॉब्लम हो तो वो बड़े लेवल पे लेके आ सकती हैं, ठीक है। इनको लोन आसानी से मिल जाते हैं, बैंक आसानी से लोन दे देती है अगर सेविंग्स रेगुलर होती है तो, ठीक है। कुछ थोड़ी बहुत 15 से 20 मेंबर्स का जो है ये ग्रुप होता है। तो हमारा जो सेल्फ हेल्प ग्रुप वाला पैराग्राफ जहां से शुरू होता है, तो मेंबर्स कितने होते हैं, फंक्शनिंग कैसी होती है, पैसा कितना इकट्ठा करते हैं, लोन्स कैसे ले आते हैं, उसको पॉइंट्स बना के इन्होंने यहाँ पे अपना आंसर पक्का सा बढ़िया सा बनाया हुआ है। तो वही सारे पॉइंट्स आप इसके अंदर लिख दो। एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन है, डायरेक्ट, कोई क्वेश्चन घुमाया हुआ नहीं, एकदम सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा गया है। मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, एकदम सीधे के सीधे क्वेश्चन पूछे हुए भैया। सिग्निफिकेंस पूछा हुआ है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का, ये पिछले साल ऐसे क्वेश्चन पूछते थे कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का रोल क्या है ना। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का रोल पूछ लो या फिर उनकी सिग्निफिकेंस पूछ लो। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या करती है भैया, जो है वो चेकिंग करती है कि सब लोगों को लोन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। बैंक ऐसा तो नहीं कि सिर्फ अच्छे लोगों को, पैसे वाले लोगों को लोन दे रही है और छोटे मोटे लोगों के ऊपर ध्यान ही नहीं दे रही है। कितने इंटरेस्ट रेट पे लोन दे रही है, ऐसा तो नहीं कि बहुत ज्यादा इंटरेस्ट रेट ले रही है लोगों से, लोगों को लोन लेने में ही परेशानी हो रही है, ठीक है। ये सारी चीजें जो है वो क्या करती है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया चेक करती है, इसलिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इंपॉर्टेंट है ना। फॉर्मल सेक्टर बैंकिंग के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। तो फंक्शनिंग देखता है फॉर्मल सेक्टर लोन्स का, बैंक जो है वो मिनिमम कैश बैलेंस रख रहा है कि नहीं, कैश बैलेंस मेंटेन कर रहा है कि नहीं, लोन जो है वो सिर्फ ऐसा तो नहीं कि प्रॉफिट मेकिंग बिजनेसमैन को दे रहे हैं, फार्मर्स को लोन ही नहीं दे रहे हैं, ऐसा तो कुछ नहीं है, ठीक है। ये सारी चीजें डॉक्यूमेंट जो है वो फिर आरबीआई को, जो ये बैंक है, इनको ये सबमिट करते हैं कि भैया हाँ हम इतने इंटरेस्ट पे लोन दे रहे हैं, इतना इतना लोन दे रहे हैं, तो आरबीआई एक ध्यान रखती है, ठीक है। तो इसीलिए तो ये फॉर्मल सेक्टर लोन्स हैं कि यहाँ पे सारी चीजें एकदम बाकायदा डिसाइडेड होती है, मेंटेन्ड होती है, सुपरवाइज होती है। तो यहाँ पे कोई किसी का कुछ बिगाड़ ही नहीं सकता, कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर ही नहीं सकता, इसलिए ज्यादा से ज्यादा लोन कहाँ से लेना चाहिए, फॉर्मल सेक्टर से लेना चाहिए, ठीक है।
इसी में अगला वाला क्वेश्चन अगर हम देखें, हाँ तो ये तो ऑप्शन में ही दिया हुआ था। ठीक है, अब आ जाते हैं हम केस बेस्ड क्वेश्चन में। तो यहाँ पे आपको पैराग्राफ पढ़ना है, उसके आंसर जो है वो आपको पीछे देने हैं। ठीक है, ये कहाँ पे दिया हुआ है आपको, ये भी जो है वो दिख जाएगा, इमेज और रियलिटीज, ये वाला पैराग्राफ है। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चंस कुछ आपसे पूछे हुए हैं कि लंदन जो है वो एक इंपॉर्टेंट प्लेस क्यों बनी जॉब सीकर्स के लिए। तो लंदन इसलिए इंपॉर्टेंट प्लेस बनी थी क्योंकि वहां पे सबसे पहले जो है वो इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू हुआ था, है ना, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन शुरू हुआ था, और फैक्ट्रीज जो है वो काफी ज्यादा लंदन में बनना शुरू हुई थी, इसलिए लोगों ने वहां जाना शुरू कर दिया था। यही आंसर आपको पैराग्राफ में भी मिल जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे बोला गया है कि रीजन बतानी है विल थ्रोन का बाय द ओल्ड कैंट गैस वर्क। एनालाइज द रीजन फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ विल थ्रोन बाय द ओल्ड कैंट गैस वर्क। ओल्ड कैंट गैस वर्क ने विल थ्रोन को अपॉइंटमेंट क्यों दिया था, अपॉइंट क्यों किया था, उसका कारण हमको बताना है। तो गैस वर्क जो है वो सीजनल इंडस्ट्री थी और वहां पे लो वेज वर्कर की जरूरत थी, है ना। तो लो वेज वर्कर को ज्यादा से ज्यादा देते हैं अगर सीजनल होते हैं तो, ताकि उनको ज्यादा पैसा पूरे साल भर नहीं देना पड़े। ठीक है, आगे अगर हम देखें तो हमको बताना है कि हैंड लेबर की प्रेफरेंस क्यों थी। ठीक है, एज कंपेयर टू मशीन्स विक्टोरियन ब्रिटेन में क्यों हैंड लेबर की वर्किंग ज्यादा अच्छी थी, क्योंकि मशीन्स के ऊपर बहुत ज्यादा पैसा लगाना पड़ता था, इसलिए हाथ वाले लोगों को ही बहुत ज्यादा रखा करते थे। मशीन्स कॉस्टली थी, लेस इफेक्टिव थी, लेबर जो है वो लो वेज पे अवेलेबल हो जाता था, मशीन में बहुत पैसा लगाना पड़ता था। सीजनल होता था तो भैया जब लेबर की इच्छा हुई तब रख लिया, जब लगा तब निकाल लिया, लेकिन मशीन अगर खरीदी तो वो हमेशा रखनी पड़ेगी। तो भले आप पैराग्राफ नहीं भी पढ़ो तो क्वेश्चन इतने ईजी है कि आप ऐसे ही अपने आंसर निकाल दोगे। देखो अभी अपन ने पैराग्राफ नहीं पढ़ा, लेकिन हम आंसर जो है वो आसानी से निकाल पा रहे हैं, फट से चैप्टर में हमको याद आ रहा है कि हमने वहां पे ये सारी चीजें पढ़ी थी। ठीक है, तो पैराग्राफ्स भी बहुत इजी हैं। ठीक है, ये पैराग्राफ्स पक्के से कर लेना, इनमें से एक पैराग्राफ तो बैठेगा ही बैठेगा, ये मैं पक्का प्रॉमिस आपको करके दे रही हूँ। किस्मत अच्छी हुई तो 2 भी बैठ जाएंगे, और ज्यादा अच्छी हुई तो 3 भी बैठ जाएंगे, लेकिन पैराग्राफ बैठेंगे ये वाले किसी न किसी सेट में तो। ठीक है, यहाँ पे जो है वो आपको बोला गया है नर्मदा बचाओ आंदोलन के ऊपर पैराग्राफ दिया हुआ है। ठीक है, तो क्वेश्चन ये पूछा है कि सरदार सरोवर डैम जो है वो क्यों बनाया गया था। सरदार सरोवर डैम बनाने का कारण यही था कि भैया पावर जो है वो सिक्योर कर सकते थे, इरिगेशन में बहुत अच्छे से हेल्प कर सकता था, ड्रॉट प्रोन रीजन जो है वो वहां से पानी वानी पीने का जो उनका साधन था वो बढ़ जाता। और भी आपको जो भी इसमें से रेलेवेंट पॉइंट दिख रहा है वो हम क्या कर सकते हैं इसके अंदर डाल सकते हैं। ठीक है, ये वाले में, ये पूरे में आपको ये वाला आंसर मिल जाएगा सेकंड वाले पैराग्राफ में। ठीक है, अब ये पहला क्वेश्चन हमारा कर लिया ना हमने, दूसरा देखना है एनालाइज द रीजन ऑफ प्रोटेस्ट बाय ट्राइबल पीपल। ट्राइबल पीपल क्यों इसके लिए प्रोटेस्ट कर रहे थे भाई, जब इतने ज्यादा अच्छे अच्छे काम इससे हो रहे थे तो ट्राइबल लोग प्रोटेस्ट क्यों कर रहे थे। ट्राइबल लोग इसलिए प्रोटेस्ट कर रहे थे क्योंकि उनको वहां से जाना पड़ता। अब आप सोचो, आप बहुत समय तक एक जगह पे रह रहे हो, आप किसी कारण से, कोई प्रोजेक्ट के कारण से आपको वहां से जाना पड़ जाए तो आपको प्रॉब्लम क्रिएट होगी कि नहीं होगी, बिल्कुल होगी। तो ह्यूज डिस्प्लेसमेंट हो रहा था। ठीक है, ये लोग चाहते थे कि रिहेबिलिटेट तो करो, मतलब या अगर हमको यहाँ से निकाल रहे हो तो दूसरी जगह पे भी तो कहीं पे जगह हमको दो कि भैया ये तुम्हारी जगह, हम रैंडम कहाँ पे जाएं, है ना। हार्वेस्ट, उनकी जो फसल है उसका भी काफी ज्यादा नुकसान हो रहा था, जो उनका लाइवलीहुड है, जो उन्होंने रोजगार वहां पे उस जगह पे बसा रखा था वो खत्म हो रहा था। और बाकी जो भी आपको रेलेवेंट पॉइंट लग रहा है आप इसके अंदर डाल सकते हो। ठीक है, हाईलाइट द इशू ऑन विच सेव नर्मदा मूवमेंट वर्कड ऑन। ऐसे इश्यूज हमको हाईलाइट करने हैं जिसके ऊपर सेव नर्मदा जो है इशू चला। तो सबसे पहला तो यही कि इन्वायरमेंटल इशू हो रहा था, वहां की जो एक्वेटिक लाइफ थी वो काफी ज्यादा खराब हो रही थी, फॉरेस्ट एकदम तबाह कर दिए जा रहे थे, और लोगों का डिस्प्लेसमेंट हो रहा था, लोगों को एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट किया जा रहा था। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देखें तो यहाँ पे पावर शेयरिंग अरेंजमेंट के ऊपर आपको पैराग्राफ दिया हुआ है। क्वेश्चन पूछा है कि पावर शेयरिंग एक एसेंशियल कंपोनेंट क्यों है किसी भी गवर्नमेंट के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले तो क्या होता है ना कि जब आप पावर शेयर कर देते हो, पावर बांट देते हो, तो लड़ाई झगड़ा नहीं होता। ठीक है, सबको ऐसा लगता है कि हाँ हमको हमारी पावर मिल गई, हमको हमारी पावर मिल गई, तो सब अपने अपने हिसाब से काम कर सकते हैं। झगड़ा वहां होता है जब पावर एक को दे दी जाए तो दूसरा सोचता है कि यार मेरे ऊपर तो ध्यान ही नहीं दिया जा रहा, ये तो गलत बात है। ठीक है, तो पावर शेयरिंग क्या करता है, कॉन्फ्लिक्ट जो है वो सोशल ग्रुप के बीच में रिड्यूस करता है, साथ ही साथ में एक पॉलिटिकल ऑर्डर में भी स्टेबिलिटी रहती है कि सबके पास अपना अपना काम है, सब अपना अपना काम संभाल लेंगे, किसी एक के ऊपर लोड नहीं पड़ेगा, डिसीजन भी बायस नहीं होगा, अच्छे से डिसीजन निकल के आएंगे तो देश अपने आप अच्छे से चलेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन अगर हम देखें तो अलायंस जो है, हाउ इज अलायंस बिल्डिंग एन एग्जाम्पल ऑफ पावर शेयरिंग। अलायंस बनाने से पावर शेयरिंग
किस तरीके से बिल्ड हो रही है। तो देखो समझना, अलायंस में क्या होता है कि एक जो मेन नेशनल पार्टी है वो क्या करती है, रीजनल पार्टी को अपने साथ जोड़ लेती है। तो इससे पावर शेयरिंग कैसे हुई भैया, ऐसे हुई कि जो रीजनल पार्टी है वो अभी लोकल लोकल लेवल पे ही है ना, लेकिन जब वो अलायंस में आई तो उस रीजन को भी बड़ा महत्व मिला, उस पार्टी को भी महत्व मिला। अब वो पार्टी लोकल लेवल वाली अपने आइडियाज बताएगी ना नेशनल गवर्नमेंट, नेशनल वाली पार्टी को, तो उनको और ब्रॉड पर्सपेक्टिव मिलेगा, मिलेगा कि नहीं, पावर शेयरिंग अच्छे से हो पाएगी कि नहीं। बिल्कुल वही चीज आप यहाँ पे लिख दो कि जब दो पार्टी अलायंस फॉर्म करती है कंट्री को गवर्नमेंट रन करने के लिए, तो उससे शेयरिंग ऑफ पावर होता ही होता है। अलायंस जो है वो रीजनल और नेशनल पार्टी के बीच में बनाया जाता है, जो कि एक पावर शेयरिंग का एग्जाम्पल है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, पॉलिटिकल पार्टी, प्रेशर ग्रुप और मूवमेंट जो है वो कंट्रोल और इन्फ्लुएंस करते हैं पावर को। बिल्कुल सही बात है ना। तो कैसे करते हैं, फ्रीडम ऑफ चॉइस एंटेल्स कंपटीशन अमंग डिफरेंट पार्टीज। ठीक है, डिफरेंट पार्टीज के बीच में कंपटीशन जब होता है तो उससे आपको फ्रीडम ऑफ चॉइस वहां से मिलती है। साथ ही साथ में ऐसे कंपटीशन से ये इंश्योर होता है कि पावर एक हाथ में नहीं है, जब कोई अच्छे से उभर के आएगा तो लोग अपनी पावर उसको दे देंगे, है ना। तो एक जो है वो हमेशा महान बना नहीं रहेगा, उसको भी डर रहेगा कि नहीं मेरे को अच्छे से काम करना है, नहीं तो मेरी पावर चली जाएगी। तो बस ये चीज आप यहाँ पे लिख दो। अब आप देख रहे हो पॉलिटिकल पार्टी से पूछा गया है एक पैराग्राफ, एक पैराग्राफ जो है वो आपको ज्योग्राफी से पूछा गया है, और एक पैराग्राफ जो है वो आपको अपना ये यहां से पूछा गया है हिस्ट्री से। ठीक है, हिस्ट्री वाले चैप्टर से आपको यहाँ से पैराग्राफ आया हुआ है। तो हिस्ट्री, सिविक्स और ज्योग्राफी से हमको यहाँ पे पैराग्राफ देखने को मिल रहे हैं। तो भैया सारे पैराग्राफ जो है वो मैं आपको करा दूंगी, तो आप बकायदा ध्यान रखना। मैं आपको लेकर आऊंगी, केस बेस्ड क्वेश्चन भी लेके आऊंगी, स्पेशल वीडियो निकलेगा इसका, मैप के भी वीडियोस आपको मिल जाएंगे, साथ ही में हर चैप्टर के मैप में आपको करवा दूंगी कि कितना कितना करना है। और आपको जो है वो शॉर्ट, वेरी शॉर्ट, लॉन्ग आंसर के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो भी मैं निकालूंगी और टेस्ट पेपर भी निकालूंगी। तो आप इनको बिल्कुल भी मिस मत करना, है ना। और ये बहुत अच्छे से ध्यान रखना कि बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो ऐसे के ऐसे आए थे पिछले साल भी जो मैंने करवाए थे। तो अभी तक भले देखा हो नहीं देखा हो, ध्यान दिया हो नहीं दिया हो, लेकिन अब पक्के से ध्यान देना है, क्योंकि बैठेगा तो पेपर, ये तो आई एम 110% श्योर। आप भी आके बोलोगे कि वाह मैडम मजा आ गया। ठीक है, मैप हम देख लेते हैं। दो प्लेसेस हमको बतानी है, दो प्लेसेस मार्क करी हुई है, हमको उनको आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, यहाँ पे हमको दो प्लेस बताई हुई, एक तो ये और एक ये। ठीक है, हिंट दी हुई है क्या, हाँ हिंट ये दी हुई है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है उसका सेशन हुआ था 1920 में। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस के सेशन 3 जगह पे हुए थे, हाँ, नागपुर, कैलकाटा और लाहौर वाली जगह पर। ठीक है, और मद्रास में, है ना। तो लाहौर वाला तो आपको देता नहीं है, नागपुर, कैलकाटा और अपना मद्रास की तीनों की बात होती है। 1920 की क्योंकि बात हो रही है तो सीधी सी बात है कैलकाटा में हुआ था। ठीक है, लेकिन वो सितंबर और एक दिसंबर वाला है ना, मद्रास और नागपुर वाला, वो भी आपको ध्यान रखना है, तो वो मैप में मैं आपको करा दूंगी। अभी यहाँ पे बोला है कि 1920 में इंडियन नेशनल कांग्रेस का सेशन हुआ था, तो कहाँ पे हुआ था, कैलकाटा, और ये जगह भी कैलकाटा की दिख रही है हमको यहाँ पे, तो कैलकाटा ही मार्क करते हैं ना। तो ये आंसर क्या हो जाएगा, कैलकाटा हो जाएगा। फिर हमको बोला है कि महात्मा गांधी ने जिस जगह पर सॉल्ट लॉ तोड़ा था, तो डांडी पे जाके सॉल्ट लॉ तोड़ा था ना, सॉल्ट लॉ तोड़ने के लिए समुद्री इलाके पे जाना जरूरी है, कहाँ पे, डांडी में, है ना। तो डांडी, ये बी वाला ऑप्शन जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, डांडी। ठीक है, तो ये आपको आइडेंटिफाई करने के लिए दिया जाएगा, यहाँ पे आपको ये मार्क कर देंगे, है ना। अब आपको हिंट दे देंगे ये वाली, अब आपको क्या करना रहेगा, बताना रहेगा कि कौन सी जगह है ये। ठीक है, दूसरे ऑप्शन में अगर हम देखें तो यहाँ पे आपको ये नहीं दिया होगा कि ये कौन से स्टेट की है, ये तो हमने आपको आंसर के तौर पे लिखा हुआ है, ना ही यहाँ पे मार्क करा होगा, कुछ नहीं। आपको बोला है कि ये 4 जगह है, इनमें से 3 जगह मार्क कर दो, 4 जगह है, इनमें से 3 जगह मार्क कर दो। एक तो हीराकुद डैम, तारापुर एटॉमिक पावर स्टेशन, नोएडा सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी और कोची पोर्ट। तो हीराकुद डैम जो है वो हमारा कहाँ पे आता है, उड़ीसा में। ठीक है, यहाँ पे हीराकुद डैम आता है। तारापुर एटॉमिक जो है वो हमारा महाराष्ट्र में आता है। नोएडा जो है वो हमारा इधर ये जो अपना उत्तर प्रदेश है और इधर हरियाणा है, उसकी बीच वाला पार्ट जो ये वाला हिस्सा है, ठीक है, दिल्ली के थोड़ा सा इधर, वहां पे जो है वो आपका क्या आ जाता है, नोएडा आ जाता है। साथ ही में कोची पोर्ट जो है वो केरला में आ जाता है। मैप, ये वाले पॉइंट्स तो आप दिमाग में रख लो, बाकी सारे डैम्स, सारे एटॉमिक पावर स्टेशन, सारे सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्ट, सारे पोर्ट्स,
ये मैं आपको ऐसे कराऊंगी, ये मैंने करवा भी रखा है वैसे, आपको अगर देखना है तो वीडियोस अवेलेबल है आपके पास में, है ना। उसको कम्युनिटी पोस्ट पे आपको फिर से डलवा दिया जाएगा, तो जो कंप्लीटेड है उनको आप उससे देख लेना, जो कंप्लीटेड नहीं है वो आपको आ जाएंगे, तो आपको बिल्कुल भी वीडियो मिस नहीं करना है। बहुत ही इजी आपका सैंपल पेपर दिया हुआ है, पूरी तरीके से हम कंक्लूजन इसके अंदर निकाल सकते हैं कि वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आएंगे, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आएंगे, एमसीक्यू आएंगे, लॉन्ग आंसर आएंगे, केस बेस्ड आएंगे और मैप वर्क आएगा, ठीक है। और बहुत ईजी है, कोई घुमा फिरा के क्वेश्चन नहीं दिया हुआ है, सीधे सीधे क्वेश्चन पूछे हुए हैं। पिछले बार भी सैंपल पेपर बहुत ईजी आया था और फाइनल एग्जाम में भी क्वेश्चन कोई घुमा हुआ नहीं था, एकदम सीधे सीधे सवाल पूछे हुए थे। मैं आपको क्वेश्चंस की पूरी तरीके से प्रैक्टिस कराऊंगी, तो क्वेश्चन सीरीज बिल्कुल भी मिस मत करना। अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ में, और चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करना ताकि ऐसे कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो मिस ना कर जाओ। मिलते हैं अगले वीडियो में।